हाँ जी बच्चों, कैसे आप सभी लोग। तो अल्काइल हैलाइड में जो अपन बात कर रहे थे क्वेश्चन बैंक की, तो क्वेश्चन नंबर 1 से 25 जो हमने रिकॉर्ड कर दिया था। अब हम आगे के क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, 25 से 50 तक के क्वेश्चंस का हम डिस्कशन रखेंगे और धीरे धीरे मैं सभी क्वेश्चंस जो आपको मिले क्वेश्चन बैंक के थ्रू उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, फर्दर अपडेट के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रिडिक्ट द रिलेटिव रेट्स ऑफ SN2 रिएक्शन। तो उसने क्लियर कर दिया है रिएक्शन आपकी कौन सी होनी चाहिए, SN2 रिएक्शन होनी चाहिए ऑफ साइनाइड विद दीज पेयर ऑफ सबस्ट्रेट। ओके, तो आप मुझे एक बार बता सकते हैं, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं रिएक्टिविटी ऑर्डर इन SN2, क्लियर, काफी दिन हो गए, थोड़ा रिकॉल करके बताइए। तो SN2 में सबसे ज्यादा आपका मिथाइल हैलाइड होता है। उसके बाद अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे आएंगे 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ठीक है, उसके बाद आपका रहेगा 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और सबसे पीछे रहेगा आपका 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। सही बात है कि नहीं है? और इनफैक्ट 3 डिग्री में तो आप ये भी कह सकते हो कि नो SN2, 3 डिग्री आप SN2 देते भी नहीं, आप बोल सकते हो। आइए अब हम बात करते हैं। तो हमसे SN2 का रेट पूछ रहा है, तो ये जो आपका एल्काइल हैलाइड है ये 2 डिग्री है, और ये जो आपका एल्काइल हैलाइड है ये 3 डिग्री है। क्लियर? तो बताइए किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगी, आपके 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड की ज्यादा रहेगी। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो ये हमारे सामने है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, और ये हमारे सामने है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। बताइए किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगी, आपके 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड की जो है वो रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टू न्यूक्लियोफाइल्स इन द फॉलोइंग पेयर विल रिएक्ट मोर रैपिडली विद ब्रोमोमीथेन। ठीक है, ये हमारे सामने है ब्रोमोमीथेन। आइए मैं आपको बता देता हूं, दिस इज ब्रोमोमीथेन। रिएक्शन में करवा रहा हूं किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ। क्लियर? आप जानते हैं ये मिथाइल हैलाइड है। आप बता सकते हैं ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर देगा तो कौन से मैकेनिज्म के थ्रू देगा, तो इसमें SN1 के तो कोई चांसेस ही नहीं है। इरिस्पेक्टिव ऑफ न्यूक्लियोफाइल आपकी रिएक्शन यहां पर SN2 से जाएगी, चाहे आप सोलवेंट भी कुछ भी लीजिए। सो रिएक्शन विल बी प्रोसीडिंग वाया विच मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म। तो ये करेगा इसके ऊपर अटैक, ये यहां से बॉन्ड तोड़कर निकलेगा खटैक, और आपका न्यूक्लियोफाइल यहां पर आ जाएगा और Br माइनस बाहर निकल जाएगा, SN2 होगा। और SN2 सिंगल स्टेप रिएक्शन है, यही रिएक्शन का कैसा स्टेप रहेगा, स्लो स्टेप। कैन यू राइट डाउन द रेट लो एक्सप्रेशन। अगर मैं रेट की बात करना चाहूं तो रेट इज इक्वल टू K मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड रेज टू पावर 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल रेज टू पावर 1। सो SN2 रिएक्शन फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। तो इसमें ये दो बातें बता रहा है, एक तो रिएक्शन का रेट किस पर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कि अगर आप न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन चेंज करेंगे ना तो रिएक्शन का रेट चेंज होगा, बिकॉज योर न्यूक्लियोफाइल इज इन्वॉल्व इन रेट लो एक्सप्रेशन, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट एक और भी यहां पर हमारे सामने है, दैट इज अगर अपन बात करना चाहें न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यानी कि सभी न्यूक्लियोफाइल्स भी सेम रेट पर रिएक्शन नहीं करेंगे अगर हम उनकी मोलर कंसंट्रेशन सेम रखते हैं तो भी। बेटर जो न्यूक्लियोफाइल होंगे वो फास्ट SN2 देंगे, जो वीक न्यूक्लियोफाइल होंगे वो स्लो SN2 देंगे। अब हमसे यही पूछ रहा है, आइए 1 बाय 1 बात करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। पहले वाले में ए पार्ट की अगर मैं बात करना चाहूं तो रिएक्शन में हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल दिया गया है CH3। अगर अपन बात करें S माइनस, रिएक्शन SN2 से होगी, ये करेगा अटैक और ये यहां से हटेगा खटैक। आपको मालूम है ना, न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पर अटैक करता है जिस पर लिविंग ग्रुप जुड़ा होता है।
तो ये हमारे सामने प्रोडक्ट बनकर आ जाएगा। हालांकि बना हुआ प्रोडक्ट एक थायोईथर, क्या है, थायोईथर। क्लियर। नेक्स्ट वाले में अगर अपन बात करना चाहें तो ये हमारे सामने एग्जैक्टली सेम रखा गया है, बट द न्यूक्लियोफाइल इज बीइंग चेंज्ड। अगले वाले क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे कि न्यूक्लियोफाइल को चेंज कर दिया गया है, बाकी मामला क्या रखा गया है, सेम रखा गया। अगेन द रिएक्शन इज प्रोसीडिंग वाया SN2 मैकेनिज्म, ये करेगा अटैक और ये बॉन्ड तोड़कर बाहर निकलेगा अटैक। तो इस कंडीशन में जो आप लोगों के सामने प्रोडक्ट बनकर आएगा वो ये प्रोडक्ट बनकर आ जाएगा, जो कि एक थायोईथर यहां पर भी बनने वाला है। क्लियर। अब आप चेक कीजिए, रिएक्शन कुछ ऐसा है कि आपका RX दोनों में क्या है, सेम। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल दोनों में अलग है, तो रिएक्शन का रेट आपके RX पर भी डिपेंड करता है और न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड करता है, इनकी मोलर कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा, इनके स्ट्रक्चर वगैरह पर भी डिपेंड करेगा। तो देयर इज चेंज ऑफ न्यूक्लियोफाइल ओनली। तो हमें यह पता करना है कि इन दोनों में से बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है, क्योंकि जो बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा दोस्त वो फास्ट SN2 रिएक्शन देगा। तो इन दोनों में से जो आपका बेटर न्यूक्लियोफाइल है वो है पहला। आप जानते हैं ना, अगर अपन बात करें स्टेरिक क्राउडिंग अगर बढ़ेगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, कम। अगर हम देखें तो ये न्यूक्लियोफाइल स्मॉल इन साइज एंड ये न्यूक्लियोफाइल लार्ज इन साइज। एग्जैक्टली मैंने आपको एक ऐसा क्वेश्चन करवाया था स्टेरिक फैक्टर वाला, अगर आपको याद हो, ये न्यूक्लियोफाइल दे दिया जाए आपके सामने और ये न्यूक्लियोफाइल दे दिया जाए, तो इसमें साफ साफ रोल दिखाई दे रहा है स्टेरिक क्राउडिंग का। क्लियर। बल्कि जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल होता जाएगा SN2 स्लो होती चली जाएगी। तो इन दोनों में से बेटर न्यूक्लियोफाइल ये है, इन दोनों में से बेटर न्यूक्लियोफाइल ये है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो ये SN2 रिएक्शन फास्ट करेगा। इसका मतलब ये SN2 फास्ट करेगा और ये SN2 स्लो करेगा। द सेम कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के अंदर आपका इन्वॉल्व हुआ है। यहां पर आपके लगे हुए हैं 2 मिथाइल ग्रुप और यहां पर 2 लगे हुए आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो ये ग्रुप बल्की है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी, पहले वाले की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है। तो दोनों में ही जो पहला न्यूक्लियोफाइल है वो SN2 रिएक्शन फास्ट करेगा। काफी अच्छा क्वेश्चन ये आपके सामने है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच स्पीसीज इज मोर न्यूक्लियोफिलिक। क्लियर। तो ए पार्ट की अगर अपन बात करें, हमारे सामने है CH3SH दिया गया है, और अगर अपन बात करना चाहें CH3SEH दिया। क्लियर। नथिंग इज मेंशन, नथिंग इज मेंशन। तो सिंपल सी बात है, डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस, तो ये बेटर न्यूक्लियोफाइल है। पी पार्ट की भी अगर अपन बात कर ले तो ये हमारे सामने दिया गया है CH3 होल ट्वाइस, अगर अपन बात करें NH, नीचे भी अगर अपन बात करें CH3 होल ट्वाइस PH। तो देखो इसमें हिंड्रेंस का कोई रोल नहीं है ना, दोनों में एल्काइल ग्रुप क्या है, सेम, तो हिंड्रेंस का तो कोई रोल ही नहीं है। डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस, तो यहां पर भी आपका ये जो रहेगा बेटर न्यूक्लियोफाइल रहेगा। आप बोलोगे सर बट सॉल्वेंट इज नॉट मेंशन्ड, तो ना मेंशन हो तो भी नीचे जाने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है, बताया था ना। क्लियर। नहीं दो सॉल्वेंट नहीं दिया है तो भी नीचे जाने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन SN2 रिएक्शन। ठीक है, आइए SN2 का भी रिसेंटली हमने डिस्कस किया था। ये कौन सा है आपका 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ठीक है, बिल्कुल सही। इधर अगर अपन बात करना चाहें तो ये भी आपका कौन सा है, इट इज ऑल्सो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। बिल्कुल सही बात। सर अब मेरी बात सुनिए, दोनों में डिग्री क्या हो गई, सेम। मैं SN2 में रेट बहुत आसानी से पहचान लेता हूं जब डिग्री डिफरेंट होती है, 1 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 3 डिग्री। क्लियर। लेकिन जब डिग्री सेम हो जाती है सर तब मुझे थोड़ी सी परेशानी होने लगती है। तो मैं कैसे हैंडल करूं इस टाइप के क्वेश्चंस को। देखो जब डिग्री सेम हो जाए तो बहुत आसानी से आप पहचान लिया करो बीटा पर ब्रांचिंग। किस पर, ब्रांचिंग एट बीटा कार्बन, ब्रांचिंग एट बीटा कार्बन। ठीक है, ब्रांचिंग एट बीटा कार्बन decreases rate of SN2 reaction, rate of SN2 reaction। अगर बीटा कार्बन पर ब्रांचिंग है तो SN2 का रेट कम हो जाएगा स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। हमने फैक्टर्स जब डिस्कस किए थे इसका डिटेल डिस्कशन किया हुआ है, एक बार आप क्लास नोट रेफर कर सकते हैं। तो ये हमारे सामने है अल्फा कार्बन और ये हमारे सामने है बीटा कार्बन। ये हमारे सामने है अल्फा कार्बन और ये हमारे सामने है बीटा कार्बन।
यहां पर बीटा कार्बन पर बताओ कितने अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं? 2। यहां पर बीटा कार्बन पर कितने अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं? 3। तो यहां पर बीटा कार्बन पर हिंड्रेंस ज्यादा है, हिंड्रेंस ज्यादा है तो SN2 स्लो हो जाएगा। हालांकि अल्फा पर तो मामला क्या है? सेम। तो यहां पर आपका SN2 फास्ट होगा, वहां पर SN2 स्लो होगा। अच्छे क्वेश्चन सही। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, कहता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिजल्ट्स। आपके सामने ऑलरेडी रिएक्शन दी गई है। कहता है यहां पर ये कायरलिटी सेंटर है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? R। और जो प्रोडक्ट बनकर आया है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? S। इसका मतलब यहां पर आपको रिएक्शन में केवल क्या दिया गया है? सिंगल स्टीरियो आइसोमर। सिंगल स्टीरियो आइसोमर आपके सामने प्रोडक्ट के तौर पर दिया गया है। ठीक है, देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन R है, तो R से केवल S बन रहा है, सिंगल स्टीरियो आइसोमर। R से R वाला नहीं बन रहा है, तो क्लियर है द रिएक्शन इज प्रोसीडिंग वाया विच मैकेनिज्म? SN2 मैकेनिज्म। और बिल्कुल सही है, SN2 में कितने प्रोडक्ट मिलते हैं? सिंगल प्रोडक्ट विद 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो बिल्कुल सही है, यानी कि आपको SN2 समझाना है। क्लियर? तो हम बहुत डिटेल में स्टीरियो में बातें कर चुके हैं उसके अंदर। नेक्स्ट वाले में देखिए, जहां पर आपका लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, ये है आपका लिविंग ग्रुप। क्या ये कायरलिटी सेंटर है? जी हां। और बता रहा है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? R। रिएक्शन करवाई तो कॉन्फ़िगरेशन R भी बना और कॉन्फ़िगरेशन S भी बना, तो दोनों स्टीरियो आइसोमर बन रहे हैं। यानी कि ये जो आपकी रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज प्रोसीडिंग वाया SN1 मैकेनिज्म। और SN1 में दोनों होते हैं, रिटेंशन एज वेल एज इन्वर्जन। रिटेंशन एज वेल एज इन्वर्जन। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? रेसमाइजेशन। क्लियर? रेसमाइजेशन भी देखने मिलेगा। यानी कि टेक्निकली ये SN1 है, पूरा डिटेल में डिस्कस कर दो। ये SN2 है, पूरा डिटेल में डिस्कस कर दो, जो कि हम स्टीरियो केमिस्ट्री में ऑलरेडी बातें कर चुके हैं। क्लियर? चल अगले क्वेश्चन कहता है ड्रॉ द कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट दैट इज एक्सपेक्टेड व्हेन ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड अंडरगोज आयोनाइजेशन। ठीक है, इन ईच केस इफ द कार्बोकेटाइन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड मेक श्योर टू ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड्स के आयोनाइजेशन की बात कर रहा है। तो अल्काइल हैलाइड आपके कैसे आयोनाइज होते हैं? सबसे पहले मैं बता दूं, ये हमारे सामने है RX, यहां से आप X को बाहर निकाल दो और क्या बना दो? कार्बोकेटाइन, और साथ में बन जाएगा X माइनस। तो ये आपके आयोनाइज हो गए, डिसोसिएट हो गए। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। और कहता है अगर बना हुआ कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना दीजिए। आइए पहले वाले में बात करना चाहें तो आपको यहां से लिविंग ग्रुप हटा देना है और कार्बोकेटाइन बना देता है। और एक बात ध्यान रखिए, लिविंग ग्रुप ऑलवेज एलिमिनेट्स विद द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कार्बोकेटाइन आपके सामने बन जाएगा, साथ में बनेगा कौन? Br माइनस। क्या फॉर्म्ड कार्बोकेटाइन आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है? नहीं, तो फिर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मत बनाइए। बी पार्ट पर बात करना चाहें तो यहां से लिविंग ग्रुप को हटा दीजिए और कार्बोकेटाइन बना दीजिए। ठीक है, तो यहां पर आपका कार्बोकेटाइन बन जाएगा, साथ में कौन बन जाएगा? Cl माइनस। क्या बना हुआ कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है? नहीं है, तो फिर आगे बढ़िए। नेक्स्ट वाले में अगर अपन बात करें, ये हमारा लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप को हटा दीजिए और आप कार्बोकेटाइन बना दीजिए। तो आप लोगों के सामने ये कार्बोकेटाइन बनकर आ जाए। आप बताइए क्या बना हुआ कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है? नहीं है, तो कहता है फिर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वाले में आयोनाइजेशन कैसे करवाओगे? लिविंग ग्रुप को हटा दो और कार्बोकेटाइन बना दो। तो आप मुझे बता सकते हो किस में होता है आयोनाइजेशन? SN1 में होता है कि SN2 में होता है? SN1 में। तो ये आप लोगों के सामने कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। सिमिलरली इसमें अगर अपन बात करना चाहें तो पहले लिविंग ग्रुप को हटा दो, कार्बोकेटाइन बना दो। तो हमने लिविंग ग्रुप को यहां से हटा दिया है और कार्बोकेटाइन बना दिया है। क्लियर? अब देखो बना हुआ कार्बोकेटाइन आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। देन पाई बॉन्ड विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज एंड द पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर एट द एंड पॉइंट। आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो बताइए कहां पर आ जाएगा? एंड पॉइंट। सो दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन। हमने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना दी है। नेक्स्ट वाले में अगर अपन बात करें तो यहां पर हमारे सामने लिविंग ग्रुप है, इसको हटा दीजिए
अगर आपने लिविंग ग्रुप को हटा दिया तो यह आपके सामने क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन। आगे बात समझ में। अब कार्बोकेटाइन आपका जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए। पाई बॉन्ड विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज एंड द पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर एट द एंड पॉइंट। तो आपका पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा। फिर से पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज एंड द पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर एट द एंड पॉइंट। क्लियर। तो यहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगेन द पाई बॉन्ड विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज एंड द पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर एट द एंड पॉइंट। क्लियर। तो यहां पर आपके सामने फिर से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर से पाई बॉन्ड विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, और आप जानते हैं फिर से अगर अपन बात करें तो ये आपके सामने आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। तो ये आपके सामने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। यहां पर आ गया है पॉजिटिव चार्ज। सो दिस कार्बोकेटाइन वाज रेजोनेटिंग स्टेबलाइज, मतलब रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। सर क्या बेनिफिट हुआ, आपके जीओसी का रिवीजन हो गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी आ गई, आपको पता चल रहा है कौन सा केटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, कौन सा नहीं है। नेक्स्ट जी पार्ट की तरफ अगर अपन बढ़े तो यहां से लिविंग ग्रुप को हटा दीजिए और कार्बोकेटाइन बना दीजिए। तो आप लोगों के सामने यहां पर ये कार्बोकेटाइन बनेगा। क्या बना हुआ कार्बोकेटाइन रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है? जी नहीं, तो फिर रहने दीजिए। नेक्स्ट वाले में भी लिविंग ग्रुप को हटा दीजिए और कार्बोकेटाइन बना दीजिए। आप बताइए क्या बना हुआ कार्बोकेटाइन आपका जो है क्या वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है? 101%। तो फिर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए। पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस करे, पाई बॉन्ड विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज एंड द पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर एट द एंड पॉइंट। तो ये आपके सामने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। क्लियर। मैं एक बार सही से बना देता हूं। ये हमारे सामने है कुछ इस प्रकार से। तो यहां पर आ गया है आपका पाई बॉन्ड, यहां पर आ गया है पॉजिटिव चार्ज। अगर अपन बात करें तो ये इधर से भी रेजोनेंस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। पाई बॉन्ड विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज एंड द पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर एट द एंड पॉइंट। तो यहां पर आपका पाई बॉन्ड आ जाएगा और यहां पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। क्लियर। तो ये आपके सामने हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर ईच पेयर ऑफ द कंपाउंड्स आइडेंटिफाई which is expected to undergo solvolysis more rapidly in water and explain your choice in each case। solvolysis यानी कि solvolysis का मतलब होता है रिएक्शन विद सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्लियर। लाइसिस का मतलब आप जानते हो ना, लाइसिस का मतलब ब्रेक करना, जहां पर आपका सॉल्वेंट रिएक्शन कर रहा होगा और आप वाटर मान लो। तो टेक्निकली अगर अपन बात करना चाहें या हाइड्रोलिसिस भी बोल सकते हैं। अब वन बाय वन हम बात करेंगे। देखो ये हमारे सामने रहेगा 3 डिग्री और ये भी हमारे सामने रहेगा 3 डिग्री। आप बताओ 3 डिग्री कहां से जाना पसंद करेगा, SN1 या SN2? डेफिनेटली SN1। SN2 3 डिग्री में होता ही नहीं, तो SN1 करवाओ, लिविंग ग्रुप को हटा दो एंड कार्बोकेटाइन बना दो। तो हमने लिविंग ग्रुप को हटा दिया है, यहां पर कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन कर दी है। सिमिलरली लिविंग ग्रुप को हटा दो और कार्बोकेटाइन बना दो। तो हमने लिविंग ग्रुप को हटा दिया है और कार्बोकेटाइन बना दिया है। क्लियर। तो बताइए ये प्रोसेस रिएक्शन का आपका आरडीएस होता है SN1 में। दोनों में से बताओ कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है? ये वाला, बिकॉज ये जो कार्बोकेटाइन है ये है मोर स्टेबल। रीजन है उसका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। कैसा है? रेजोनेंस। क्लियर। तो आपका ये ज्यादा स्टेबल है तो इसका सोल्वोलाइसिस फास्ट होगा और इसको सोल्वोलाइसिस स्लो होगा। SN1 से रिएक्शन प्रोसीड कर रही है। क्लियर। आइए इसमें भी अगर अपन बात करना चाहें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जरा समझते हैं इसके अंदर। देखो अगर अपन बात करना चाहें, ये हमारे सामने है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। दिस इज 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। एंड ये अगर अपन बात करना चाहें तो ये हमारे सामने है एलाइलिक हैलाइड। कौन सा है? एलाइलिक हैलाइड। ठीक है। तो एलाइलिक हैलाइड जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो SN1 से प्रोसीड करते हैं, कारण है वहां पर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। कार्बोकेटाइन आपका अच्छा खासा बनता है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो इसमें अगर मैं बात करना चाहूं तो ये SN1 से प्रोसीड करेगा। SN1 से अगर इसने प्रोसीड किया तो आप लोगों के सामने जो कार्बोकेटाइन बनकर आएगा
वो कुछ ये कार्बोकेटाइन बनेगा एंड द फॉर्म्ड कार्बोकेटाइन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। लेकिन सर मेरा एक डाउट है, डाउट क्या है कि ये तो 1 डिग्री आपका एल्काइल हैलाइड है, क्या ये भी एक 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है? बिल्कुल सही, मना ही नहीं कर रहा हूं, ये भी आपका 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। और आपने तो बताया था कि 1 डिग्री आपका SN1 से नहीं जाता है। मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कहा था हमें डिग्री से दिक्कत नहीं है, हमें बनने वाले कार्बोकेटाइन की अनस्टेबिलिटी से दिक्कत है। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स में बनने वाला केटाइन अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है तो नो डाउट वो SN2 से जाना प्रेफरेंस में रखेगा, पर यहां तो आपका बना हुआ केटाइन अच्छा खासा स्टेबल है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो प्राइमरी भी यहां पर आपका SN1 से जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है। इधर अगर अपन बात करना चाहें 1 डिग्री है, अब मैं इसको दो तरीके से समझाता हूं दोस्त, ध्यान से सुनना, दो तरीके समझाने के तरीके दो। अगर मैं यहां पर SN1 करवा देता हूं तो हमारे सामने ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा प्राइमरी, हालांकि जो कि बनाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर मैं दोनों को कहां से लेकर जाता हूं SN1 से, तो बता सकते हो दोनों में से SN1 किस में फास्ट होगी? दोनों में से SN1 किस में फास्ट होगी? तो डेफिनेटली ये कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये नहीं है, तो SN1 उसी में ही फास्ट होगी। दूसरा, अगर सर मैं SN1 के बजाय SN2 से जाऊं, मैं SN1 से जाऊं ही नहीं, तो आप बताओ SN1 और SN2 में से फास्ट कौन सा होता है? SN1। तो ये तो आपका SN1 से प्रोसीड कर रहा है, और ये अगर आपका SN2 से भी प्रोसीड करता है तो फिर भी रेट तो इसी का ही ज्यादा आएगा, मतलब रिएक्टिविटी इसी की ही ज्यादा है दोनों कंडीशंस पर। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट वाले में अगर अपन बात करना चाहें तो ये आप गौर से देखिए, आपके सामने दोनों ही क्या है? एलाइल हैलाइड्स। दोनों ही क्या है? एलाइल हैलाइड्स हैं कि नहीं है? और एलाइल हैलाइड्स हाइड्रोलिसिस SN1 से देते हैं, रीजन बीइंग द फॉर्म्ड कार्बोकेटाइन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो यहां पर आप देखोगे कार्बोकेटाइन तो दोनों में ही सेम बनेगा। अगर मैं SN1 से जाता हूं, क्लियर, लिविंग ग्रुप को हटा देता हूं, कार्बोकेटाइन बना देता हूं, क्लियर। इसमें भी अगर मैं SN1 से जाता हूं, लिविंग ग्रुप को हटा देता हूं और कार्बोकेटाइन बना देता हूं, तो दोनों में कार्बोकेटाइन क्या बना है? सेम। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से तो बात नहीं हो सकती। लेकिन दोस्त दोनों में देखो लिविंग ग्रुप, इसमें कौन है? क्लोरीन, और इसमें कौन है? ब्रोमीन। आप बताइए क्या SN1 रिएक्शन का रेट लिविंग ग्रुप एबिलिटी पर डिपेंड करता है कि लिविंग ग्रुप कौन है? तो आंसर है जी हां, डिपेंड करता है। जितना बेटर लिविंग ग्रुप होगा SN1 उतना फास्ट होगा। तो आप बताइए यहां पर आपका Cl- निकलेगा और वहां पर आपका Br- निकलेगा, विच वन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप? अगर हम लिविंग ग्रुप एबिलिटी की बात करना चाहें दोस्त, तो आपका लिविंग ग्रुप एबिलिटी Br- की ज्यादा है, जिसकी वजह से ये फास्ट हाइड्रोलिसिस करेगा और ये स्लो, तो इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर रहेगा। ये अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सिलेक्ट द मेंबर ऑफ ईच पेयर दैट शोज द ग्रेटर रेट ऑफ SN2 रिएक्शन विद KI। आप थोड़ा सा मुझे याद दिलाओ, अगर मैं RX की रिएक्शन KI के साथ या फिर NaI के साथ करवाता हूं ड्राई एसीटोन के अंदर, कौन से में? ड्राई एसीटोन के अंदर, तो आप मुझे बता सकते हो कि ये कौन सी केमिकल रिएक्शन है? ये एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। X आपका यहां पर कौन हो सकता है? X क्लोरीन हो सकता है एंड X ब्रोमीन हो सकता है, फ्लोरीन नहीं हो सकता। और साथ में आपके सामने बनेगा NaX या फिर क्या बनेगा? KX, जिसके PPT बन जाते हैं ड्राई एसीटोन में, और रिएक्शन का नाम है फिंकरस्टीन रिएक्शन। मैं तो रिकॉल करवा रहा हूं जस्ट आपको ना। चलिए हम तो इस दोनों बात करते हैं। दोनों बताओ कौन से डिग्री का एल्काइल हैलाइड है? इट्स ए 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, इट्स ए 1 डिग्री। और जब डिग्री सेम हो तो बीटा पर ब्रांचिंग देख लेना, SN2 में कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो अगर अपन बात करें ये अल्फा और ये कौन सा है? बीटा, और ये कौन सा है? बीटा। बताओ बीटा कार्बन पर इधर कितना एल्काइल ग्रुप लगा है? मात्र एक। और यहां बीटा कार्बन पर कितने एल्काइल ग्रुप लगे हैं? 2। तो यहां पर बीटा पर हिंड्रेंस ज्यादा है, ब्रांचिंग ज्यादा है, इसका मतलब ये SN2 फास्ट करेगा। क्लियर? चलिए आइए इधर बात करते हैं। अब सर गौर से देखो, ये भी आपका 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ये भी आपका 1 डिग्री है। अल्फा बीटा दोनों पर ही मामला क्या है? सेम है, बिल्कुल सही बात। पर इसमें लिविंग ग्रुप कौन है? क्लोरीन, और इसमें लिविंग ग्रुप कौन है? ब्रोमीन। तो मेरा पहला सवाल आपसे यह है, क्या SN2 रिएक्शन का रेट लिविंग ग्रुप एबिलिटी पर डिपेंड करता है?
तो बिल्कुल डिपेंड करता है, बेटर लिविंग ग्रुप होगा तो SN2 फास्ट होगी। तो अभी तो हमने बताया था Cl और Br में से बेटर लिविंग ग्रुप कौन है, Br, तो SN2 वो फास्ट करेगा। क्लियर। आइए इधर बात करते हैं। ये आपके सामने गौर से देखिएगा, ये भी कैसा एल्काइल हैलाइड है, 1 डिग्री, ये भी कैसा एल्काइल हैलाइड है, 1 डिग्री। क्लियर। अब देखो अल्फा पर तो मामला सेम है, यहां पर बीटा पर देखो, बीटा पर आपका एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, पर भाई साहब यहां पर तो बीटा पर भर भर के ब्रांचिंग है। आई बात समझ में। तो बीटा पर ब्रांचिंग तो SN2 का रेट स्लो हो जाएगा, इनफैक्ट ये SN2 देता भी नहीं है। क्लियर, बताया था ना, बीटा पर 3 ब्रांचिंग हो जाए तो SN2 नहीं हो पाता। चलिए नेक्स्ट वाले पर आते हैं। अब आप गौर से देखिए, ये कौन से डिग्री का एल्काइल हैलाइड है, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। ये भी कौन से डिग्री का एल्काइल हैलाइड है, 2 डिग्री, डिग्री सेम हो गई। चलिए ये अल्फा और ये अल्फा, अल्फा पर मामला क्या है, सेम, क्योंकि अल्फा पर मामला अलग होगा ना तो डिग्री चेंज हो जाएगी, तो परेशान नहीं होना, अल्फा पर मामला सेम है। अब बात करते हैं बीटा, ये आपका बीटा कार्बन है और यहां पर ये रहा आपका बीटा कार्बन। यहां बीटा कार्बन पर 2 एल्काइल ग्रुप हैं और यहां बीटा कार्बन पर 1 एल्काइल ग्रुप है, मतलब देयर इज ब्रांचिंग एट बीटा कार्बन। बीटा कार्बन पर ब्रांचिंग SN2 को स्लो कर देता है, इसकी वजह से आपका ये SN2 क्या करेगा, फास्ट करेगा। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने, ईच कार्बोकेटाइन इज कैपेबल ऑफ rearranging to a more stable carbocation. Limiting yourself to a single 1,2 shift suggests a structure for the rearranged carbocation. Clear? कहता है हर कार्बोकेटाइन रीअरेंज कर सकता है, आपको एक ही बार रीअरेंज करवाना है और नया कार्बोकेटाइन बनाना है। आइए आप बताइए, इस कार्बोकेटाइन के बारे में अगर अपन बात करना चाहें तो रीअरेंजमेंट के तरीके हैं, या तो इधर जा सकता है या इधर जा सकता है। इधर जाएगा तो भाई 2 डिग्री से 1 डिग्री में क्यों ही जाना पसंद करेगा, सिंपल सी बात है, तो इधर जाना चाहेगा। तो आप बताइए इधर हाइड्रोजन अवेलेबल है कि नहीं है, तो मैंने क्या बोला था, जब तक बाजू में हाइड्रोजन है तो हाइड्राइड शिफ्ट करवाते रहो। क्लियर। तो यहां से आपका शिफ्ट करके आ जाएगा कौन, हाइड्राइड। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, और शिफ्टिंग के बाद जो नया कार्बोकेटाइन मिलेगा वो ये मिलेगा जो कि एग्जिस्टिंग से ज्यादा स्टेबल है, तो रीअरेंजमेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाले में अगर अपन बात करें, ये कार्बोकेटाइन है तो भाई यहां से यहां तो क्यों ही जाएगा 2 डिग्री से 1 डिग्री में, बल्कि यहां से यहां जाना चाहेगा 2 डिग्री से 3 डिग्री। अगर ऐसा करेंगे तो इधर वाले से किसी को रीअरेंज करना पड़ेगा। आप बताओ तीनों ही कौन लगे हुए हैं, मिथाइल, तो भाई सोचने की जरूरत ही नहीं है, कोई भी मिथाइल ग्रुप यहां से यहां पर आ जाएगा, आपको देखने को मिलेगा 1,2 मिथाइल शिफ्ट। क्या देखने को मिलेगा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, और जो नया कार्बोकेटाइन आप लोगों के सामने बनेगा वो ये बन जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वाले पर हम बात करते हैं दोस्तों। ये आपका 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, या तो ये यहां जा सकता है या ये यहां जा सकता है। क्लियर। लेकिन ये वाला जो कार्बोकेटाइन है ये इधर जाना चाहेगा, और बाजू में अगर हाइड्राइड है शिफ्टिंग के लिए अवेलेबल तो आपको सोचना ही नहीं है, तो ये रहेगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा, और नया जो कार्बोकेटाइन आप लोगों के सामने बनकर आएगा वो नया कार्बोकेटाइन ये रहेगा। अब आप इसमें मुझसे एक क्वेश्चन कर सकते हैं, सर आप बता सकते हैं इसमें कितने अल्फा एच, तो यहां पर 2 और 2 4, यानी कि 4 CH बॉन्ड ऐसे हैं विच आर इन्वॉल्व इन हाइपर कॉन्जुगेशन। सही बोला मैंने। यहां पर बताओ कितने रह गए हैं, यहां पर सर 2 ही CH बॉन्ड रह गए हैं जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहे हैं, तो सर अल्फा एच तो कम कर दिया आपने, तो फिर क्यों रीअरेंज होगा, फिर तो लेस स्टेबल हो जाना चाहिए। नहीं दोस्त, मैंने बोला था ओवरऑल स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए, और ओवरऑल स्टेबिलिटी बढ़ रही है बिकॉज बना हुआ कार्बोकेटाइन आपका रेजोनेंस करेगा, तो ये बना हुआ कार्बोकेटाइन है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। आगे बात समझ में, इसलिए ये इधर रीअरेंज करके रहा है, भले अल्फा एच कम हो जाए। आइए नेक्स्ट वाले पर, बढ़िया क्वेश्चन है भाई साहब, डी वाला। डी वाले में देखो, आप इधर शिफ्टिंग करवाओगे या फिर आप इधर से शिफ्टिंग करवाओगे, क्योंकि आप जानते हो पॉजिटिव चार्ज या तो यहां जा सकता है या यहां आ सकता है, 1-2 शिफ्टिंग होती है रीअरेंजमेंट के अंदर। अगर मैं यहां से शिफ्टिंग करवा देता हूं 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट अगर मैं करवा देता हूं दोस्त, तो आपके सामने जो नया कार्बोकेटाइन बनकर आएगा
जो नया कार्बोकेटाइन बनकर आएगा वो ये कार्बोकेटाइन बनकर आएगा। और नो डाउट आपका बना हुआ कार्बोकेटाइन आपके एग्जिस्टिंग कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल है। यू कैन काउंट द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। दूसरा आपके पास ऑप्शन एक और भी है कि आपने यहां तो मिथाइल शिफ्टिंग करवाई है, आप इसमें हाइड्राइड शिफ्टिंग भी करवा सकते हैं। यहां से आप इधर इसको भेज सकते हैं। अगर ऐसा करोगे तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट आपको होती हुई नजर आएगी। उसमें जो नया कार्बोकेटाइन आप लोगों के सामने बनेगा वो कार्बोकेटाइन कुछ आप लोगों के सामने इस तरीके से बनकर आएगा। यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब बहुत सारे लोग ये शिफ्टिंग नहीं करवाना चाहेंगे, उनको लगेगा कि सर ये तो ऑक्सीजन के नजदीक आ गया है तो माइनस आई बढ़ जाएगा। नहीं दोस्त, माइनस आई तो बढ़ेगा लेकिन स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, और वो बढ़ेगी किसकी वजह से? रेजोनेंस की वजह से। भूलिएगा मत, ये क्या करना शुरू कर देगा? बैक बॉन्डिंग। क्या करना शुरू कर देगा? बैक बॉन्डिंग। तो अगर मैं इस केटाइन और इस केटाइन में से पूछूं विच केटाइन इज मोर स्टेबल, दिस केटाइन इज मोर स्टेबल, तो मैं ये नहीं ये वाले शिफ्टिंग करवाऊंगा। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? चलिए नेक्स्ट वाले पर अगर अपन बात करना चाहें तो दोस्त इधर भी शिफ्टिंग होगी। यहां से आपका हाइड्राइड इधर शिफ्ट कर जाएगा। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट आपको देखने को मिलेगी दोस्त। लेकिन सर ऐसा करने पर मैं देख पा रहा हूं अल्फा हाइड्रोजन कम हो रहे हैं। कम हो रहे हैं तो होने दीजिए, क्योंकि बना हुआ कार्बोकेटाइन अब क्या करने लगेगा? रेजोनेंस। तो ये आपके सामने है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। आपको अल्फा एच बढ़ाने हैं या कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी बढ़ानी है सर, तो फिर रेजोनेंस से बढ़ रही है। क्लियर? ये कार्बोकेटाइन जो आपका है ये रेजोनेंस में नहीं है, रीअरेंज करने के बाद ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो गया है। नेक्स्ट वाले में अगर अपन बात करना चाहें तो बाजू से आप मिथाइल शिफ्ट करवाएंगे। 1,2 आपको देखने को मिलेगा क्या? मिथाइल शिफ्ट। और ऐसा करने पर आपके सामने ये वाला कार्बोकेटाइन बनकर आ जाएगा जो कि आपके एग्जिस्टिंग कार्बोकेटाइन से भी ज्यादा स्टेबल है। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है? किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी इसके अंदर? चल नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है एल्किनाइल हैलाइड्स सच एज विनाइल ब्रोमाइड undergoes neither SN1 nor SN2 reactions. What factors account for this lack of reactivity? क्लियर? चलिए हम बात करते हैं। कहता क्या है कि SN1 SN2 दोनों नहीं देते। पहले भाई मैं आपको क्लियर कर दूं, ठीक है? कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं आपको इसके थ्रू रिवाइज करवा देता हूं। आपके SN1 और SN2 तभी होंगे जब आपका लिविंग ग्रुप कौन से कार्बन पर लगा होगा? sp3 कार्बन। और इस मॉलिक्यूल के अंदर अगर मैं बात करना चाहूं तो आपका जो हैलोजन है वो लिविंग ग्रुप कौन से कार्बन पर है? sp2 कार्बन पर। तो ये तो क्लियर है, मुझे मालूम है यहां SN1 और SN2 दोनों नहीं होने चाहते, नहीं होंगे दोनों ही। और ये पूछ रहा है क्यों नहीं होंगे, रीजन भी बताइए। वो तो ठीक आपने बता दिया SN1 SN2 नहीं होंगे, ट्रिक से ही। रीजन, सबसे पहला रीजन अगर अपन बात करना चाहें, देखिए पहला रीजन बात करते हैं कि यहां पर आपका जो हैलोजन है वो sp2 कार्बन पर जुड़ा हुआ है। क्लियर? तो sp2 कार्बन पर जुड़ा हुआ है तो बॉन्ड बना हुआ है sp2 कार्बन एंड ब्रोमीन के बीच में। क्लियर? यहां पर बल्कि जब नॉर्मल एल्काइल हैलाइड होता तो ये बॉन्ड बनता आपका sp3 कार्बन और ब्रोमीन के बीच में। सही बात है कि नहीं है? तो इस बॉन्ड के अंदर अगर अपन बात करना चाहें तो क्या मिलेगा आपको? मोर परसेंटेज एस कैरेक्टर। इस बॉन्ड के अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर कितने हैं भाई? कार्बन sp2 है ना, और यहां कार्बन sp3 है, तो इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है। मोर परसेंटेज एस कैरेक्टर, तो उससे क्या होगा? मोर परसेंटेज एस कैरेक्टर का मतलब ये बॉन्ड कैसा है? स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। तो क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। तो मेरे भाई स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है तो SN1 और SN2 दोनों में ही आपका लिविंग ग्रुप आरडीएस में बाहर निकलता है। आरडीएस में लिविंग ग्रुप का बॉन्ड टूटता है और ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो टूटने में डिफिकल्टी होगी। क्लियर? इसका मतलब टूट पाना इतना आसान नहीं होगा, जिसकी वजह से SN1 SN2 नहीं देता है। पहला एक्सप्लेनेशन दिया है। दूसरे एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। दूसरा रीजन, बहुत सारे रीजन हैं, किसी एक के बारे में आप बात कर सकते हैं। ये आपके सामने है, देखिए दूसरा रीजन। यहां पर होता क्या है कि जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस करता है। तो रेजोनेंस करने से क्या हो जाएगा?
रेजोनेंस करने से हो ऐसा जाएगा दोस्त मेरे, मित्र मेरे, जिसकी वजह से यहां पर डेवलप हो जाएगा क्या, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। जिस बॉन्ड को आप सिंगल मान चुके थे अब वो बॉन्ड डबल हो गया है। इसका मतलब यहां पर आ जाएगा क्या, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। आप बताइए क्या यहां पर आपका कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड 100% सिंगल है? नो, दिस बॉन्ड इज इन बिटवीन सिंगल एंड डबल। सिंगल से आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, डबल से वीक है, इन बिटवीन सिंगल एंड डबल है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गए, जिसकी वजह से फिर से आपका स्ट्रॉन्गर बॉन्ड हो गया। और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड हो गया है तो तोड़ पाना फिर से दिक्कत देगा। ये एक और रीजन है कि SN1 SN2 क्यों नहीं दे रहा है। परसेंटेजेस कैरेक्टर भी वही बता रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी वही बता रहा है। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो ये पर्टिकुलर रीजन SN1 ना देने का है। अगर मैं यहां पर SN1 करवाता हूं तो SN1 के अंदर हम लिविंग ग्रुप को हटा देते हैं और कार्बोकेटाइन बना देते हैं। SN1 रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ डिसोसिएशन रिएक्शन, जिसमें आपका रिएक्टेंट आयोनाइज हो जाता है। और आप जानते हैं ये वाला जो कार्बोकेटाइन बनता है, दिस कार्बोकेटाइन इज हाईली अनस्टेबल। ये जो कार्बोकेटाइन ये हाईली अनस्टेबल है, ये रिएक्शन में इंटरमीडिएट के तौर पर बनना पसंद नहीं करता है, जिसकी वजह से आपका पर्टिकुलरली SN1 नहीं हो सकता है। दूसरा रीजन आइए, ये पर्टिकुलरली SN2 के लिए है। देखो SN2 रिएक्शन में होता क्या है, SN2 रिएक्शन के अंदर आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है उस कार्बन के ऊपर जिस पर लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्लियर? तो SN2 के अंदर आपका जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो अटैक करेगा इस कार्बन पर जिस पर लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। पर यहां पर आपकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहां पर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरफ जैसे न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो आप तो जानते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का खुद का नेचर कैसा होता है, न्यूक्लियोफिलिक होता है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है उसके पास। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड आने वाले न्यूक्लियोफाइल को रिपेल कर देता है, जिसकी वजह से आपकी SN2 रिएक्शन नहीं हो पाती है। तो ये दोनों में कॉमन है। ये पर्टिकुलरली SN1 ना होने का कारण दिया और ये पर्टिकुलरली SN2 ना होने का कारण दिया। तो मैंने सारे जो भी फैक्टर्स थे वो बता दिए हैं, इससे आपको चीजें रिवाइज हो गई है। इसके बजाय आप विनाइल के बजाय एराइल हैलाइड भी ले लोगे तो भी आपके रीजंस क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है सेलेक्ट द मेंबर ऑफ ईच पेयर दैट अंडरगोज SN1। क्लियर बोल दिया उसने, SN1 सोलोलाइसिस इन एक्वस इथेनॉल मोर रैपिडली। SN1 बोल दिया तो फिर आपको दिक्कत नहीं, वो तो बाद में सोचते कि SN1 होगा SN2 होगा, उसने क्लियर कर दिया है। चलिए आप बताइए SN1 में रिएक्टिविटी इन SN1 बताइए, रिएक्टिविटी इन SN1। SN1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहती है दोस्त, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। सही बात है कि नहीं है? या फिर आप ये भी कह सकते हो डायरेक्टली ऑर्डर क्या रहेगा रिएक्टिविटी का SN1 के अंदर, सबसे आगे आपके रहेंगे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, बिल्कुल सही। उसके बाद आपके कौन से रहेंगे 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसमें कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा 2 डिग्री। उसके बाद आपका रहेंगे 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स, जिसमें कार्बोकेटाइन क्या बनेगा 1 डिग्री। और सबसे पीछे रहेगा आपका मिथाइल हैलाइड SN1 में। टेक्निकली ये आपके SN1 देते भी नहीं है, पर कंपैरिजन में तो हमें डिस्कशन करना ही पड़ेगा ना। आइए अब हम बढ़ सकते हैं। तो पहला पॉइंट लगाया करो कि लिविंग ग्रुप हटाओ कार्बोकेटाइन बनाओ, मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाते हैं, डिग्री से भी बन जाते हैं। तो अगर मैंने लिविंग ग्रुप को हटाया और कार्बोकेटाइन बनाया तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा, लिविंग ग्रुप को हटाया और कार्बोकेटाइन बनाया तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, फास्टर SN1। इसमें अगर अपन बात करें लिविंग ग्रुप को हटाया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, लिविंग ग्रुप को हटाया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, सो इन बोथ द केसेस द फॉर्म्ड कार्बोकेटाइन इज सेम। तो हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन से तो डिसाइड नहीं कर सकते, तो फिर कैसे देखेंगे? इन दिस केस द लिविंग ग्रुप इज Cl माइनस and in this case the living group is Br minus and you know Br minus is a better living group। और क्या SN1 का रेट लिविंग ग्रुप एबिलिटी पर डिपेंड करता है? तो आंसर है हाँ, डिपेंड करता है। तो ये SN1 क्या करेगा, फास्ट। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। लिविंग ग्रुप हटाओ कार्बोकेटाइन बनाओ, इसमें भी लिविंग ग्रुप हटाओ कार्बोकेटाइन बनाओ। दिस कार्बोकेटाइन इज रेजोनेंस
स्टेबलाइज, तो SN1 इसमें फास्ट होगा। नेक्स्ट में अगर अपन बात करें, अगला क्वेश्चन दोस्त बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ठीक से देखते ना। देखिए, अगर मैं इस लिविंग ग्रुप को हटाता हूं तो यहां पर कार्बोकेटाइन बनेगा, इसमें भी अगर मैं लिविंग ग्रुप को हटाता हूं तो कार्बोकेटाइन बनेगा। इन बोथ द केसेस द फॉर्म्ड कार्बोकेटाइन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है, अब बच्चा क्या करता है कि रेजोनेंस तो दोनों में ही है, फिर इंडक्टिव की तरफ निकलता है, किसी और तरफ निकलता है। अभी आप रुकिए, अभी आप समझिए, अगर यहां पर रेजोनेंस हुआ, ध्यान से सुनिए, यहां पर अगर रेजोनेंस हुआ तो आपके सामने ये कार्बोकेटाइन बनेगा रेजोनेंस के बाद। ठीक है, और यहां पर अगर रेजोनेंस हुआ तो जो कार्बोकेटाइन आप लोगों के सामने बनेगा वो कुछ इस तरीके का कार्बोकेटाइन बनेगा, यहां डबल बॉन्ड, यहां पर पॉजिटिव चार्ज। तो पहला केटाइन जो इसमें बनेगा दैट विल बी 1 डिग्री, रेजोनेंस करके ये चला जाएगा 3 डिग्री की। इसमें देखो, पहला केटाइन बनेगा वो 1 डिग्री, रेजोनेंस के बाद भी कौन सा रहेगा 1 डिग्री। तो आप बता सकते हो इन दोनों कार्बोकेटाइंस में से विच कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, इन दोनों कार्बोकेटाइन में से विच कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, दिस वन, क्योंकि ये 1 डिग्री से 3 डिग्री में जा रहा है, तो यहां पर 3 और 3 6 अल्फा एच आ जाएंगे जो इसको स्टेबलाइज करेंगे। क्लियर, और ये 1 डिग्री से 1 डिग्री जा रहा है, तो इस कार्बोकेटाइन को तो हाइपर करने का मौका ही नहीं मिलेगा। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? जी हां, तो ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, तो यहां पर SN1 फास्ट होगा। दोस्त बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। यहां से आप लिविंग ग्रुप को हटाओगे, प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा, यहां पर आप लिविंग ग्रुप को हटाओगे सेकेंडरी, तो सेकेंडरी आपका SN1 फास्ट करेगा। नेक्स्ट में आप जानते हैं दोस्तों, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर अगर हेलोजन आ जाता है तो ये तो आपका SN1 देता ही नहीं है, अभी तो डिस्कस किया है, नो SN1, मतलब बहुत ही स्लो रिएक्ट करेगा, तो रिएक्शन में इसका रेट ज्यादा रहेगा। क्लियर हो गया? चलिए, कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई साहब, ये बेहतरीन क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन जेईई मेंस 2025 में पूछा गया है। हालांकि पूछे जाने से पहले ही अपना क्वेश्चन बैंक अवेलेबल था टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, पर हम सॉल्यूशन बाद में दे रहे हैं ना, आपके काफी जलील करने के बाद। आइए बात करते हैं। कहता है अकाउंट फॉर द फॉलोइंग रिलेटिव रेट्स ऑफ सॉल्वोलाइसिस अंडर एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस फेवरिंग SN1 रिएक्शन। कहता है ये SN1 का रिएक्शन है, रेट कंपेयर कर रहा है, रिलेटिव रेट है 0.2, इसका कितना है 1, और इसका है 10⁻⁹ टाइम्स। गजब। आइए दोस्तों समझाता हूं। आप एक बात जानते हैं क्या? देखिए इसे, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है क्या? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। क्या आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल सही। कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा आपका SN1 उतना ही फास्ट होगा। क्लियर? अब इसमें अगर मैंने SN1 करवाया है तो यहां से लिविंग ग्रुप हटाया और ये कार्बोकेटाइन बना होगा, यहां से अगर मैंने हटाया है तो ये हटाया और ये कार्बोकेटाइन बना होगा, यहां से मैंने हटाया है तो ये हटाया और ये कार्बोकेटाइन बना होगा। यानी कि अगर मैं स्टेबिलिटी कंपैरिजन की बातें करना चाहूं तो इसका मतलब ये डेटा मुझे ये कह रहा है कि ये वाला जो कार्बोकेटाइन है ये स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा स्टेबल है। रेट देखो 10⁻⁹ टाइम्स हो गया भाई साहब, कंपेरेटिव टू दिस। क्लियर? और उसके बाद जो आपका कार्बोकेटाइन आ रहा है दोस्तों, वो कार्बोकेटाइन हमारा ये है। क्लियर? डेटा से देखो तो, और फिर जो हमारे सामने कार्बोकेटाइन आ रहा है दोस्तों, वो कार्बोकेटाइन ये है। क्या ये पॉइंट सही है? ये मैंने स्टेबिलिटी निकाली है इस डेटा के हिसाब से। अब मुझे समझाना ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, इसमें आपका बना हुआ कार्बोकेटाइन बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड है, भूलिएगा मत। गजब का स्टेबल यहां पर आपके सामने बनता हुआ नजर आएगा। कौन? कार्बोकेटाइन, बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड। भले ही ये आपका प्राइमरी कार्बोकेटाइन है पर गजब का स्टेबल है। मैं मल्टीपल टाइम से बात आपको कह चुका हूं कि हमें डिग्री से दिक्कत नहीं है, अगर हमें दिक्कत है तो उसकी
अनस्टेबिलिटी से है, और ये कार्बोकेटाइन अच्छा खासा स्टेबल है। क्लियर। इसमें अगर अपन बात करना चाहें तो यहां पर एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है जिसका नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, स्टेबलाइज करेगा। पर दोस्त क्या यहां पर बैक बॉन्डिंग हो पाएगी, मुझे बताइए, क्या यहां पर बैक बॉन्डिंग हो पाएगी? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं, यहां बैक बॉन्डिंग हो पाएगी। डोनर एक्सेप्टर एडजेसेंट होने चाहिए। तो यहां पर आपका ऑक्सीजन अपना कौन सा इफेक्ट लगा रहा होगा? -I, डिस्टेबलाइज कर रहा है। और यहां पर आपका एल्काइल ग्रुप और कुछ नहीं तो कैसा इफेक्ट लगा रहा होगा? +I, स्टेबलाइज कर रहा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन ये है, फिर ये है और फिर ये है। अगर हम ये बात समझ लेते हैं तो ये डेटा बिल्कुल एक्सप्लेन हो रहा है। तो कमाल की बात तो ये है दोस्तों कि इस टाइप के SN1 खतरनाक देते हैं। अगर मैं यहां पर इसकी जगह NH रख दूं तो भी आपको गजब का SN1 का रेट देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें भी जो बना हुआ कार्बोकेटाइन आपका रहेगा दैट विल बी ऑल्सो बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि इस टाइप के जबरदस्त SN1 देते हैं, भले ही ये प्राइमरी हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। क्लियर। तो यही क्वेश्चन था इस टाइप का जेईई मेंस 2025 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गिव द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट दैट वुड बी फॉर्म्ड व्हेन ट्रांस, ओके, ट्रांस 1 ब्रोमो 3 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन अंडरगो एन SN2 रिएक्शन विद NaI, सोडियम आयोडाइड। तो पहले तो हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं ना। ये लीजिए दोस्तों, ये हमारे सामने हो गया। अगर अपन बात करना चाहें साइक्लोब्यूटेन, फिर 1 और 3 पर, 1 पर लगा है ब्रोमो और 3 पर लगा है मिथाइल। तो लीजिए दोस्तों, 1 पर तो मैंने लगा दिया है कौन? ब्रोमीन, ठीक है, और 3 पर लगा दिया मिथाइल। लगाते हुए ध्यान रखो ट्रांस में भी रखना है ना। तो अगर अपन बात करना चाहें तो यहां पर आपका जो हाइड्रोजन आएगा वो किस पर आएगा? डैश पर। तो यहां पर जो आपका हाइड्रोजन आना चाहिए वो वेज पर आना चाहिए। तो फिर मिथाइल को कहां पर आना चाहिए? तो मिथाइल को यहां पर आना चाहिए डैश पर। तो ये स्ट्रक्चर बना ली है मैंने, ट्रांस। पक्का? जी हां, ट्रांस। अगर अपन बात करें 1 ब्रोमो, उसके बाद हमारे सामने है 3 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। क्लियर। ये स्ट्रक्चर बन गई है। ये देखो कॉन्फ़िगरेशन क्या मेंशन्ड है? ट्रांस, बिकॉज आपकी रिंग जीआई कर रही है। इन दोनों एटम्स की वजह से आपकी रिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कर रहा है। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर है कि नहीं है? पक्का? बिल्कुल सही बात। कहीं कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। और ट्रांस किसके बेसिस पर लिखा है? ये Br और मिथाइल को देखकर नहीं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन को देखकर। एक हाइड्रोजन डैश पर और एक हाइड्रोजन वेज पर। तो जो सेम एटम होते हैं ना दोनों टर्मिनल पर, उनसे बताया जाता है सिस है या ट्रांस है। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन से बताया गया है। अब रिएक्शन करवा रहा है NaI के साथ। लीजिए रिएक्शन हम करवा रहे हैं NaI के साथ। मैं पूरा ही बना देता हूं, सॉल्वेंट ले लेता हूं इसके अंदर एसीटोन, हालांकि उसने पहले कह दिया है रिएक्शन इज प्रोसीडिंग वाया SN2। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों नीट के हिसाब से। मैं अब आपसे SN2 की कुछ खास बातें जानना चाहता हूं। आप बताइए SN2 रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में आप क्या जानते हैं? सर SN2 रिएक्शन प्रोसीड्स विद 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? बिल्कुल सही। और सिंगल प्रोडक्ट देता है, सिंगल प्रोडक्ट, ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है। तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब आप क्या समझते हैं कि अगर लिविंग ग्रुप में कॉन्फ़िगरेशन R है जिस कार्बन पर है तो प्रोडक्ट में क्या आएगा? S। ये नहीं, इन्वर्जन का मतलब है कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप। लिविंग ग्रुप को छोड़ के उस एटम पर 3 एटम और ग्रुप अलग होंगे और भी होंगे, उनका स्पेस में अरेंजमेंट चेंज हो जाता है, उसे इन्वर्जन कहते हैं। और आप सर मुद्दे की बात करो तो हम चेक आर से ही करते हैं, पर हम इसको मानते नहीं है कि इन्वर्जन का मतलब R से S या S से R बनना है। तो ये उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। यहां पर लिविंग ग्रुप जिस कार्बन पर लगा हुआ है वो कायरलिटी सेंटर नहीं है, बट स्टिल इन्वर्जन विल टेक प्लेस। आइए आप बताइए, यहां पर इस पूरे मॉलिक्यूल में आपका Br ही क्या है? लिविंग। और लिविंग ग्रुप जिस कार्बन पर लगा है आप बताइए क्या वो कायरलिटी सेंटर है? नहीं, कायरलिटी सेंटर नहीं है। अब SN2 कैसे होगा? अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ट्रांस, तो प्रोडक्ट में क्या आएगा? सिस। तो यहां पर Na+I- ये करेगा अटैक और यहां से Br निकलेगा खटैक। और आपका जो प्रोडक्ट बनकर आएगा वो कुछ इस प्रकार से बनकर आएगा।
डैश पर आपका कौन है CH3, वेज पर आपका कौन है H, यहां पर डैश पर आपका कौन आ जाएगा H, और वेज पर कौन रह जाएगा फिर H। क्लियर। तो यहां पर आपका ट्रांस था, तो यहां पर इसमें प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी सिस। SN2 से जा रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना, SN2 के अंदर सिंगल प्रोडक्ट मिलता है विद इनवर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां पर अगर ट्रांस था तो वहां पर क्या बनेगा सिस, भले ही ये कायरलिटी सेंटर नहीं है। तो इससे ये क्लियर होता है कि SN2 में अगर वो कायरलिटी सेंटर नहीं भी है जिस कार्बन पर लिविंग ग्रुप है, तब भी इन्वर्जन तो होता है, तब भी इन्वर्जन तो होता है। बेस्ट एग्जांपल आपके साथ। क्लियर। चल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रैंक द फॉलोइंग कार्बोकेटाइंस इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी। ठीक है, ये आपके सामने कार्बोकेटाइन है, तो ये कौन से डिग्री का कार्बोकेटाइन है 1 डिग्री, ये कौन सा कार्बोकेटाइन है 3 डिग्री, और ये कौन सा कार्बोकेटाइन है 2 डिग्री। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो बी हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा, और फिर ए हो जाएगा। क्लियर। 3 to 1 कार्बोकेटाइन, आप हाइपर कॉन्जुगेशन से अल्फा एच काउंट करके भी कर सकते हो, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रैंक द फॉलोइंग एल्काइल ब्रोमाइड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी फ्रॉम फास्टर टू स्लोवेस्ट एज ए सबस्ट्रेट इन एन SN2 रिएक्शन। SN2 की बात कर रहा है। चलिए आप बताइए ये कौन से डिग्री का है 1 डिग्री का, आप बताइए ये भी कौन से डिग्री का है 1 डिग्री का, ये बताइए कौन से डिग्री का है 3 डिग्री का, आप बताइए ये कौन से डिग्री का है 2 डिग्री का। तो SN2 में सबसे आगे मिथाइल, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। डिग्री सेम हो जाए तो बीटा पर ब्रांचिंग देखो, तो ये आपके दोनों 1 डिग्री हैं, तो ये मामला अल्फा का है जो कि सेम है। यहां पर बीटा पर आप देख पा रहे होंगे ब्रांचिंग है, यहां पर बीटा पर आपका एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, यहां पर 2। तो ए और बी में से ज्यादा रिएक्टिव कौन रहेगा, ए की रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगी बी से। दोनों 1 डिग्री में डिसाइड हो गया। अब ये 3 डिग्री और वो 2 डिग्री, तो फिर कौन आएगा बताइए 2 डिग्री, और फिर सबसे बाद में 3 डिग्री। हालांकि आप क्लास नोट्स ठीक से पढ़ोगे तो सेम क्वेश्चन आपके क्लास नोट्स में भी है, पर अपने आप से करने का मजा ही अलग है। आगे बढ़ सकता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने। कहता है द रिलेटिव रेट्स ऑफ इथेनोलाइसिस। इसका मतलब समझ गए, इथेनोलाइसिस हम लिखते हैं क्या, सोल्वोलाइसिस। लाइसिस का मतलब ब्रेक होना, मतलब सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन, और यहां पर सॉल्वेंट कौन दिया हुआ है बताइए, इथेनॉल। तो इथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाई जा रही है, तो इसको इथेनोलाइसिस कह दिया है। ठीक है। और 4 प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स। कैसे एल्काइल हैलाइड है दोस्त, 4 आपके सामने है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स आर एज फॉलोज। रिलेटिव रेट कह रहा है, सुनना ध्यान से। तो आपका पहला तो है इथाइल ब्रोमाइड, इसका रिलेटिव रेट कितना दिया है, इसका रिलेटिव रेट है 1.0। उसके बाद अगर अपन बात करना चाहें, आपके सामने दिया गया है प्रोपाइल ब्रोमाइड, बहुत ही शानदार है भाई लोगों, बहुत ही शानदार प्रोपाइल ब्रोमाइड। क्लियर। इसका रिलेटिव रेट दे रहा है 0.28। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो ये हमारे सामने कुछ इस प्रकार से दिया गया है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्या दिया गया है, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, और आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड का रेट 0.030 दिया गया है। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाह रहे हैं तो वो हमारे सामने दिया गया है नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। खतरनाक क्वेश्चन, डेटा के साथ काफी चीजें आपको समझाएगा, डेटा के साथ काफी चीजें आपको समझाएगा। नेक्स्ट का रेट आ गया है दोस्तों 0.00। क्लियर। कितनी जीरो यहां पर, 3 और 3 6, तो 0.00042 ये है, ये रिलेटिव रेट है। कहता समझा दो इसको कैसे रहेगा। क्लियर। आइए इनमें से पूछता है द रिलेटिव रेट ऑफ दिस गिवन। कहता है पहला पॉइंट, इज ईच ऑफ दिस रिएक्शन लाइकली टू बी SN1 और SN2। कहता है इस रेट को देखकर बताओ, इस रेट को देखकर बताओ कि इन्होंने ये रिएक्शन SN1 से किया होगा या SN2 से। डेटा दिया गया है,
तो पहली बात तो आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, SN2 से जाना चाहिए। दूसरी बात, डेटा भी यही बता रहा है कि SN2 हुआ होगा। सर कैसे बता रहा है डेटा, थोड़ा समझाइए दोस्त। मैंने आपको बताया था, आइए अगर मैं प्राइमरी में भी कंपैरिजन करूं, मिथाइल हैलाइड, उसके बाद इथाइल हैलाइड, उसके बाद प्रोपाइल हैलाइड, अगर मैं SN2 का रेट पूछूं, किसका रेट पूछूं, SN2 का, तो तीनों में क्या SN2 का रेट सेम आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा तीनों में। यहां पर अल्फा कार्बन पर तीनों हाइड्रोजन है, इसका रेट सबसे ज्यादा। यहां पर अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन के बजाय क्या लगा दिया आपने? मिथाइल। तो जैसे ही बल्कि ग्रुप आएंगे अल्फा पर, SN2 स्लो हो जाता है। और यहां पर तो आपने अल्फा कार्बन पर कौन सा ग्रुप लगा दिया है? इथाइल। तो ये ज्यादा रहेगा SN2 में, और ये वाला इससे भी ज्यादा रहेगा। क्लियर? तो यही हो रहा है दोस्त। यहां पर देखो अल्फा कार्बन पर कौन लगा हुआ था? मिथाइल। यहां पर आपने अल्फा कार्बन पर मिथाइल के बजाय क्या लगा दिया? इथाइल। तो SN2 ड्रॉप होगा, और देख लीजिए आपके सामने, तो ये SN2 का रेट आ रहा है। क्लियर? फिर देखो, अगर ये अल्फा है और ये क्या है? बीटा। बीटा पर आपने क्या करनी शुरू कर दी है? ब्रांचिंग, तो रिएक्शन और भी स्लो हो जाएगी। और ये आपके सामने अल्फा और ये बीटा, यहां पर तो बीटा पर कितने अल्काइल ग्रुप थे? 2, और इसमें तो बीटा पर कितने अल्काइल ग्रुप आ गए हैं दोस्त? 3 अल्काइल ग्रुप आ गए हैं बीटा के ऊपर। बताया था ना, बीटा पर 3 ब्रांचिंग आते ही SN2 स्टॉप हो जाता है। देख लो रिलेटिव रेट क्या है। तो पहले का अगर अपन जवाब देना चाहें तो डेटा बता रहा है कि इन्होंने रिएक्शन SN2 से किया है। और अब आप इस चीज को इंटरप्रेट करें कि SN2 में जैसे जैसे आपके अल्फा पर या बीटा पर हिंड्रेंस बढ़ती है तो SN2 स्लो हो जाता है। डेटा देखो कितना बढ़िया समझा रहा है। अगला पॉइंट कहता है प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द रिलेटिव रेट्स दैट आर ऑब्जर्व। तो मैंने एक्सप्लेनेशन तो ऑलरेडी दे दी है। अल्फा पर ब्रांचिंग बढ़े या बीटा पर ब्रांचिंग बढ़े तो SN2 स्लो हो जाता है। तो देखो ये जबरदस्त पॉइंट है। आप प्राइमरी में भी SN2 का रेट कंपैरिजन कर सकते हैं। आप इस तरीके के प्राइमरी में भी कंपैरिजन कर सकते हैं जिनमें बीटा पर अलग अलग ब्रांचिंग। तो बढ़िया क्वेश्चन है, हालांकि हम ऐसा डिस्कस करते रहे हैं पर डेटा के साथ आपके सामने क्वेश्चन आया। नेक्स्ट और भी शानदार क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज्ड हैं। कहता है गिव द स्ट्रक्चर्स फॉर द प्रोडक्ट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। काफी अच्छा क्वेश्चन है, कोई भी पार्ट इसमें से आ सकता है। पहले वाले NaI के साथ रिएक्शन करवाया गया, NaI के साथ। कंडीशन है 1 मोल दिया गया है। नाउ देयर आर 2 लिविंग ग्रुप्स। गौर से देखिए, एक तो आपका कौन है? Br, और एक आपका कौन है? फ्लोरीन। देयर आर 2 लिविंग ग्रुप्स एंड यू हैव टू टेल मी which living group will be replaced by I minus. I minus is the nucleophile in this case. This is Na plus and I minus, एसीटोन के अंदर रिएक्शन। दोस्त मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके फिंकलस्टीन रिएक्शन के अंदर एल्काइल फ्लोराइड्स को एज ए रिएक्टेंट आप इस्तेमाल में नहीं लेते हैं। अगर आप ये लेकर चलोगे देयर विल बी नो रिएक्शन। मालूम है ना, फ्लोरीन को कोई न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। फ्लोरीन SN2 से रिप्लेस ही नहीं होता है। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए दोस्त। ये लिविंग ग्रुप नहीं हटेगा। कौन हटेगा? आपका ब्रोमीन हटने वाला है। अब अगर आप देख पा रहे हो तो ये मॉलिक्यूल GI कर रहा है। गौर से देखना दोस्त, ये मॉलिक्यूल क्या कर रहा है? GI। क्लियर? यहां पर आपका H कहां पर है बताओ? डाउन पोजीशन। और यहां पर आपका H कहां पर है बताइए? अप पोजीशन पर। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसा है इसका? ट्रांस। SN2 होगा, ये करेगा अटैक, Br निकलेगा खटैक। SN2 रिएक्शन प्रोसीड्स विद 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। SN2 रिएक्शन प्रोसीड्स विद 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां पर आपको लगा हुआ दिखाई देगा I और यहां पर आपको लगा हुआ दिखाई देगा H, और कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी सिस। क्यों? क्योंकि ट्रांस से सिस, SN2 इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था ना, बढ़िया क्वेश्चन। तो पहले आप बताओ फ्लोरीन और ब्रोमीन में से कौन सा रिप्लेस होगा? क्योंकि I माइनस से ही किए। अगर ज्यादा भी दे देता तो फ्लोरीन हटने वाला नहीं है। आप जानते ऊपर एक्सप्लेनेशन मैंने दे दी है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ, ये उल्टा दिया है। अगले क्वेश्चन में कहता है 1 मोल है किसका? NaI का। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आपके पास 2 लिविंग ग्रुप है यहां पर। अगले क्वेश्चन को दोस्त थोड़ा सा बढ़िया तरीके से देखो। 2 लिविंग ग्रुप आपके पास, ये भी आपका लिविंग ग्रुप है और ये भी आपका लिविंग ग्रुप है। दोनों ही क्लोरीन है। दोनों की ही लिविंग ग्रुप एबिलिटी जो है वो सेम है। ठीक है, पर
हमारे पास NaI एक ही मोल है, दोनों में से कोई एक रिप्लेस करना है, हमें डिसाइड करना है वो रिप्लेस कौन सा होना चाहिए। अगर मैं आपके सामने बात करूं RX की रिएक्शन, जो कि X यहां पर या तो क्लोरीन होगा या फिर कौन होगा, ब्रोमीन। मैं रिएक्शन करवाता हूं किसके साथ, NaI के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। कैन यू टेल मी विच रिएक्शन, दिस इज फिंकलस्टीन एंड बाय विच मैकेनिज्म, SN2। दोस्त आपका I- एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, SN2 से रिएक्ट करता है, तो ये यहां पर आपके जो रिएक्शन का मैकेनिज्म है वो SN2 होने वाला है, एंड X की जगह कौन आ जाएगा यहां पर, I। अगर आप ये समझ गए हैं कि हाँ मैकेनिज्म SN2 होगा, तो अब आपको दिक्कत नहीं होने वाली। यहां पर ये जिस कार्बन पर आपका लगा है ये 1 डिग्री कार्बन है, और यहां पर ये जहां लगा है ये 2 डिग्री कार्बन है। आप बताओ SN2 यहां फास्ट होगा या SN2 वहां फास्ट होगा? यहां पर ये रहा अल्फा और यहां पर ये रहा अल्फा, यहां पर इस अल्फा पर हिंड्रेंस कम है, यहां पर अल्फा पर हिंड्रेंस ज्यादा है, ब्रांचिंग है, तो SN2 यहां पर फास्ट होगा। तो Na+I- में से ये आएगा अटैक और यहां से Cl बाहर निकलेगा खटैक। तो मोलिकुलर फॉर्मूला तो आपके सामने यहां पर गिवन है, मैं आपको इसका प्रोडक्ट बनाकर दे देता हूं। तो यहां पर आपको I लगा हुआ मिलेगा, क्लियर? कुछ इस तरीके से ये Cl आपका रिटेन कर जाएगा। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। अगेन एक अच्छा क्वेश्चन। अगला फिर से बेहतरीन क्वेश्चन, अगला फिर से दोस्त बेहतरीन क्वेश्चन है, क्लियर? सारे क्वेश्चन अच्छे हैं इसके। कहता है ये एक मोल है, रिएक्शन इसके साथ करवाई जा रही, इसमें आप जानते हैं Na+ तो फिर S-, इसमें भी Na+ और S-, क्लियर? S- आपका एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, तो ये रिएक्शन करेगा, ये करेगा इसके ऊपर अटैक और यहां से Br निकलेगा खटैक। तो पहले स्टेप में रिएक्शन विल प्रोसीड वाया SN2, और SN2 से जब आपकी रिएक्शन होगी तो क्या आप मुझे प्रोडक्ट बता सकते हैं किस तरीके का प्रोडक्ट यहां पर बनकर आप लोगों के सामने आएगा? जब आप रिएक्शन करवाओगे तो ये Br तो आपके सामने एज इट इज रहेगा, यहां पर आपका कौन आ जाएगा बताइए, सल्फर बॉन्ड बना लेगा, यहां पर बीच में कितने कार्बन है, 2, एक, फिर से अगर अपन बात करें 2, और ये फिर रहेगा आपके सामने Na+ और S-, ऐसा रहेगा कि नहीं रहेगा? फिर से बताइए, न्यूक्लियोफाइल है, वापिस से अटैक करेगा, ये करेगा अटैक और ये यहां से बॉन्ड तोड़कर निकलेगा खटैक, वापिस से इंट्रामोलिकुलर SN2 रिएक्शन हो जाएगी और आपके सामने किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, रिंग की फॉर्मेशन आपको होती हुई नजर आएगी। तो ये हमारे सामने सल्फर है, इस प्रकार से कार्बन यहां पर, ये सल्फर है, इस प्रकार से कार्बन यहां पर, क्लियर? और इधर से आपका सल्फर जो है ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। तो बताइए इस मोलिकुलर फॉर्मूले को देखो गौर से। अगर मैं इस मोलिकुलर फॉर्मूले में देखूं तो कार्बन कितना है, 1 और 1, 2, 3 और 4, तो कार्बन तो कितने हो गए इसके अंदर, 4, पक्का? हाइड्रोजन काउंट करके बताओ, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 हाइड्रोजन हो गए हैं, क्लियर? और सल्फर कितने हैं, 1 और 1, 2, तो यहां पर आपके सामने 2 सल्फर है। तो ये जो मोलिकुलर फॉर्मूला लिखा गया है वो उसका लिखा गया है। कितने Br बाहर आए, एक Br यहां से, एक Br यहां से, तो ये रहा 2 मोल NaBr। रिंग कितने की बन गई है, रिंग आपके सामने 6 की रिंग बन गई है। तो आप इसको और अच्छे तरीके से लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ना। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, अच्छा क्वेश्चन है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से बेहतरीन क्वेश्चन है, मैं डी वाले पार्ट को थोड़ा सा अलग से सॉल्व करना चाहूंगा, ठीक है? एक बार मैं देख लेता हूं डी वाले पार्ट में क्या क्या है। 1, 2, 3, 4, पहले रिएक्शन करवाई गई है NaH के साथ, ये देखो NaH के साथ Na+ और H-। आप बताओ एनायन का पहला काम, यही सुलटा देता हूं, एनायन का पहला काम H-, H-, H-। ए भाई भूलना मत, H- हमेशा ही किसका काम करता है, बेस। क्या ये कभी न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, तो जवाब है कभी नहीं, इट विल ऑलवेज एक्ट एज ए बेस। तो H- एनायन का पहला काम होगा डी प्रोटोनेशन, और ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, तो ये यहां से इस एसिडिक हाइड्रोजन को खा लेगा, तो आपके सामने ये बनकर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। Cl जो है वो एज इट इज रहेगा, 1 कार्बन 2 कार्बन, क्लियर? फिर से 3 कार्बन, फिर से 4 कार्बन, और ये O- एंड Na+, क्लियर? तो ये देखो आपके सामने लिखा हुआ है, कार्बन कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन। हाइड्रोजन
2 2 4 2 6 2 8, 8 हाइड्रोजन, एक क्लोरीन, एक ऑक्सीजन और एक Na। क्लियर? ठीक है, फिर से रिएक्शन, अब आप गौर से देखिए, एनायन O माइनस, एनायन का पहला काम डीप्रोटोनेशन, तो कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। दूसरा काम एडिशन एट पोलर पाई बॉन्ड, पोलर तो छोड़ो पाई ही नहीं है। तीसरा काम SN2 या E2, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, कौन सा रिएक्शन करेगा? SN2, ये करेगा अटैक और Cl निकलेगा खटैक। सो रिएक्शन विल बी प्रोसीडिंग वाया SN2। रिंग बनेगी, कितने की बनेगी? 1 2 3 4 5। तो यहां पर आप लोगों के सामने 5 की रिंग बनती हुई दिखाई देगी, ये वाली। और अब आप इसका मोलिकुलर फॉर्मूला देख सकते हो। बताओ इसमें टोटल कितने कार्बन है? 4। कितने हाइड्रोजन है? 2 2 4 2 6 और 2 8। और बताइए कितना ऑक्सीजन है? 1। तो ये जो मोलिकुलर फॉर्मूला लिखा गया है, ये इसका लिखा गया है। क्लियर हुआ? बढ़िया क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर फिर से हम चलते हैं, यही सुलटा देता हूं दोस्त। ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे लिखा गया है CH3, फिर ये C, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड और H, टर्मिनल अल्काइन Na प्लस NH2 माइनस। आप जानते हैं NH2 माइनस एनायन, एनायन का पहला काम डीप्रोटोनेशन, और टर्मिनल अल्काइंस के पास ये एसिडिक H होता है। तो पहले यहां पर हो गया एसिड बेस रिएक्शन, और एसिड बेस रिएक्शन से आपके सामने फॉर्मेशन हो जाएगी इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो इसी का लिखा गया है। अब आप आगे अच्छे से जानते हो, आयोडाइड, यहां पर आयोडीन है, लिविंग ग्रुप, ये SN2 करेगा, ये करेगा अटैक और यहां से आई निकलेगा खटैक। तो आप लोगों के सामने ये प्रोडक्ट बनकर आ गया है। ये इसी का ही मोलिकुलर फॉर्मूला लिखा हुआ, आप चेक कर सकते हैं। बढ़िया क्वेश्चन था। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, काफी बच्चों ने इसको पूछा किस तरीके से होगा, सुलटा दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गिव द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, सो द कर्व्ड एरो नोटेशन फॉर ईच। वो तो हम शुरुआत से, हम बिना एरो के कोई केमिकल रिएक्शन सोल्व करते हैं दोस्त? कभी नहीं करते। कोई डब्बा बनाते हैं, कोई जुगाड़ चलाते हैं? कभी नहीं। प्रॉपर सॉल्यूशन होता अपना। आइए ए वाले पार्ट को सोल्व करते हैं। हमारे सामने दिया गया है CH3Li, रिएक्शन हमारी हो रही है किसके साथ? मिथेनॉल के साथ। आप जानते हैं यहां से हमें जुगाड़ से क्या चुराने को कहा गया है? R माइनस। क्लियर? एनायन का पहला काम डीप्रोटोनेशन, और बताइए ऑक्सीजन पर जुड़ा हुआ H एसिडिक है कि नहीं है? है। तो ये यहां से आपके H प्लस को चुरा लेगा, और अगर H प्लस को चुरा लिया तो ये मीथेन गैस यहां से रिलीज हो जाएगी, साथ में बन जाएगा CH3O माइनस L। पहले रिएक्शन। दूसरा अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने बी पार्ट भी दिया गया है। बी पार्ट कुछ इस तरीके से है, CH3, यहां पर है CH, यहां पर है CH3। क्लियर? फिर अगर अपन बात करें CH2, यहां पर Mg, साथ में Cl। तो ये तो दोस्त आपका कौन सा हो गया? गिरगिनार्ड्स रिएजेंट। तो ये तो हमारे सामने गिरगिनार्ड रिएजेंट। क्लियर? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ये भी क्या था? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो ये जब रिएक्शन करने आए तो फिर से हमने क्या चुराने के लिए कहा गया है जुगाड़ से? सर जुगाड़ से आपने कहा था R माइनस चुरा लो, ये चुरा लिया। बताइए, ये हमने चुरा लिया है। रिएक्शन किसके साथ करवा रहा है? वाटर के साथ। अब इसको कौन बताए कि वाटर में फिर से क्या होता है? एसिडिक हाइड्रोजन होता है कि नहीं होता है? तो बताओ, एनायन का पहला काम, एनायन का पहला काम डीप्रोटोनेशन या एसिड बेस रिएक्शन। अच्छा, क्या ये रीअरेंज करेगा दोस्त? नो, एनायन रीअरेंजमेंट नहीं करता है। तो सीधा एसिड बेस रिएक्शन, ये यहां से इसका H प्लस चुरा लेगा और रिएक्शन आगे बढ़ जाएगी, एंड दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। ठीक है? ये देखो गिरगिनार्ड्स रिएजेंट है, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो आपके ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हैं उनको अनहाइड्रस कंडीशन पर प्रिपेयर किया जाता है, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर प्रिपेयर नहीं किया जाता, या कोई भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। कारण क्योंकि गिरगिनार्ड्स सबसे पहले इसी के साथ भिड़ जाएगा, वरना एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा। तो दोनों पार्ट हमने सॉल्व कर दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, कहता है गिव द स्ट्रक्चर्स ऑफ टू आइसोमरिक एल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड्स दैट वुड रिएक्ट विद वाटर टू गिव प्रोपेन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। फिर से सिमिलर क्वेश्चन अगर मैं बात करना चाहूं तो सिमिलर क्वेश्चन यहां से पूछा गया था जेई मेंस 2025, जेई मेंस 2025।
मैं बता दूं कि डिस्कशन बाद में हो रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन बैंक जेई मेंस के होने से पहले ही अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल था। सॉल्यूशन बाद में आ रहे हैं ना। चलिए, कहता है मुझे क्या बनाना है। ये हमारे सामने है RX पार्ट ए को डील कर रहा हूं, ये हमारे सामने है RMGX ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट, और मुझे यहां से चाहिए प्रोपेन। क्या चाहिए? प्रोपेन। कहता है दो अलग अलग आइसोमरिक बताने हैं, एल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब समझो इस रिएक्शन में होता क्या है। वाटर के साथ रिएक्शन करवानी है। आप बताओ इस रिएक्शन में होता क्या है। अगर मैं इस रिएक्शन को देखूं तो यहां से मैं जुगाड़ से क्या चुरा लेता हूं? R-, और R- यहां से H+ चुरा कर RS में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? यानी कि जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है उसी पर फाइनली कौन लग जाता है? H लग जाता है ना। तो आप सोचो मैं कहां कहां पर MgX का फॉर्मेशन कर सकता हूं। एक तो मैं ये वाला RMGX सोच सकता हूं, ये वाला RMGX में सोच सकता हूं। सही बात है कि नहीं? अगर मैंने इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई? वाटर के साथ। तो समझो इसको क्वेश्चन का तरीका और भी कुछ पूछ सकता है। मैं यहां से क्या चुरा लूंगा बताओ? R-। क्या चुरा लूंगा? R-। बताओ एनायन का पहला काम डीप्रोटोनेशन। सही बात है। तो ये हमारे सामने क्या बनकर आ गया है? प्रोपेन। क्या बनकर आ गया है? प्रोपेन। एक ये हो सकता है। दूसरा, अगर मैं ये वाला गिरगिनार्ड्स रिएजेंट ले लूं, RMGX, X यहां पर Br है, ध्यान रखना ना। और फिर से मैं रिएक्शन किसके साथ करवाता हूं दोस्त? वाटर के साथ। सो देयर इज पार्शियल पॉजिटिव, देयर इज पार्शियल नेगेटिव। बताओ क्या चुरा लूंगा यहां से? R-। पक्का? जी हां, R-। बताइए एनायन का पहला काम डीप्रोटोनेशन। तो मुझे फिर से मुझे क्या मिलेगा? प्रोपेन। तो ये दो आपके सामने हो गए हैं आइसोमरिक एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स जो प्रोपेन देंगे। ये तो ठीक है सर, आपने डिटेल में बताया, अच्छा लगा, रिएक्शन को रिवाइज भी करवाया, पर मैं एग्जाम में बैठा हूं तो मैं कैसे डील करूंगा? तो दोस्त समझो ना, आप MgX जो है यहां लगाओ, प्रोडक्ट क्या बनेगा? सेम। या यहां लगा सकते हैं। तो अगर आपके सामने बोला गया है कि मुझे ये एल्केन चाहिए RMGX की रिएक्शन वाटर के साथ करवाने पर, तो आप सोचो Mg कहां कहां जुड़ सकता है। अगर यहां जोड़ो एक ही बात। समझिए इस क्वेश्चन को। अगर मैं ये वाला MgX लेता हूं तो क्या मुझे ये एल्केन मिल जाएगी? वाटर के साथ रिएक्शन करने पर मिल जाएगी। यहां बना दिया, यहां बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, समझते जाओ दोस्त, क्या अगर मैं यहां पर MgX जोड़ता हूं तो क्या मुझे यही एल्केन देगा? ये भी वाटर के साथ रिएक्शन करने पर बिल्कुल यही एल्केन देगा। फिर अगर अपन बात करना चाहें, अगर मैं यहां पर जोड़ देता हूं MgX तो क्या यह भी यही एल्केन देगा वाटर के साथ रिएक्शन करने पर? बिल्कुल सही। और अगर मैं यहां पर जोड़ देता हूं MgX तो क्या यह भी यही एल्केन देगा? जी हां। तो यह कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। मतलब इस तरीके के और भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आज तक आपने किस टाइप के क्वेश्चंस किए हैं? RMGX की रिएक्शन किसी भी H+ डोनर से करवाकर एल्केन बनाई है। ये दूसरे तरीके की वैरायटी का क्वेश्चन है। क्या ये क्लियर हुआ? तो बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, और आप जानते हैं एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस होते हैं अपने कुछ। तो नेक्स्ट, व्हाट कंपाउंड्स वुड बी फॉर्म फ्रॉम ईच रिएक्शन ऑफ द रिएजेंट A इन A विद D2O। कहता है ये जो आपके सामने है, अगर इनकी रिएक्शन D2O के साथ करवाएं तो क्या बनेगा? तो अगर मैं यहीं पर पार्ट B को भी सोल्व कर दूं, H2O की जगह क्या ले लूं मैं? D2O। तो आप जानते हैं पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। सो इन दिस केस यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। यहां पर D लगा हुआ मिलेगा। अगर मैं यहां पर क्या ले लेता हूं बताइए? D2O। तो इन दिस केस आपके सामने जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा। बताइए क्या दोनों प्रोडक्ट इसमें सेम मिलेंगे कि अलग अलग? नहीं, अलग अलग। इसमें D प्राइमरी पर है और इसमें D सेकेंडरी पर। तो ये प्रोडक्ट्स आपके सामने बन जाएंगे। मैं बता रहा हूं आपको, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने का मजा ही अलग है। ऑब्जेक्टिव दो कोड़े की नजर आते हैं। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं दोस्त। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस फेवर फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट? अल्टीमेट क्वेश्चन है ये भी। पहली रिएक्शन करवा रहा है CH3MgBr वाटर के साथ। देखो मैं आपको कई बार कह चुका हूं कि जो RMGX है ना, RMGX ये काफी स्ट्रॉन्ग बेस होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है।
ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ H, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ H, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ H, इसके लिए एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। ये स्पॉन्टेनियस एसिड बेस रिएक्शन कर सकता है इनके साथ, वही आपके सामने पूछ रहा है। आप समझिए, यहां से मेरे पास कौन आएगा, CH3 माइनस, जुगाड़ से। वाटर को मैं ऐसे लिख सकता हूं HOH, देयर इज पार्शियल पॉजिटिव, देयर इज पार्शियल नेगेटिव। बताओ एनायन का पहला काम डीप्रोटोनेशन, इस प्रकार से। सो इन दिस रिएक्शन इट इज एक्टिंग एज ए बेस एंड इट इज एक्टिंग एज एन एसिड। ठीक है, तो बताओ एसिड का है, बेस का तो क्या बन गया है, ये आपके सामने कॉन्जुगेट एसिड, और ये आपका जो था एसिड, इसका क्या बन गया है, कॉन्जुगेट बेस। और कोई भी एसिड बेस रिएक्शन कहां से कहा जाती है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों एक ही साइड होते हैं, और ये जाती है किसकी तरफ, वीक एसिड प्लस वीक बेस। यही तो होता है स्पॉन्टेनिटी ऑफ एसिड बेस रिएक्शन। तो आप देखो, यहां पर जो आपका एसिड है वो वाटर है, और यहां पर जो आपका एसिड है वो मीथेन है। यहां पर H ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, यहां कार्बन से जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर एसिडिक। इसका मतलब आपके रिएक्टेंट साइड स्ट्रॉन्ग एसिड है और प्रोडक्ट साइड कैसा एसिड है, वीक एसिड है। सो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। अगले में फिर से रिएक्शन करवाई गई है, देखो यहां पर ये आपके सामने माइनस, एग्जैक्टली सेम रिएक्शन करेगा सेम पैटर्न से। तो ये आपका रिएक्शन में कौन है, एसिड है, और ये आपका रिएक्शन में कौन है, बेस है। क्लियर। तो आप बताओ ये आपके सामने क्या बनकर आ गया है, कॉन्जुगेट। अगर अपन बात करना चाहें एसिड, तो ये मीथेन और ये अल्कोहल। सो दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दिस इज वीक एसिड। रिएक्शन इज गोइंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक, सो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के लिए ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक है। आप समझ रहे हैं ना, कौन सा हाइड्रोजन चुराया जा रहा है, ये वाला हाइड्रोजन चुराया जा रहा है। नेक्स्ट में फिर से इट इज एक्टिंग एज ए बेस एंड इट इज एक्टिंग एज एन एसिड। एसिड बेस रिएक्शन हुई है, इसने क्या कर लिया है, नाइट्रोजन से चुरा लिया, मीथेन में कन्वर्ट हो गया है। तो ये आपका फिर से स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये फिर से वीक एसिड है। रिएक्शन स्ट्रॉन्ग टू वीक स्पॉन्टेनियस, मतलब ये बताना चाह रहा है कि नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ H एसिडिक होता है, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ H एसिडिक होता है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के लिए। नेक्स्ट वाले में भी सेम टू सेम कहानी। ये आपका रिएक्शन में किसका काम कर रहा है, बेस का, और ये रिएक्शन में किसका काम कर रहा है, एसिड का, और ये आपके सामने बन गया है कॉन्जुगेट एसिड। क्लियर। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये आपका वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग टू वीक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, और ये तो थोड़ी देर पहले हमने किया ही है, फिर से आपके सामने वही हो गया है। तो ये आपके सामने है यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस, यहां पर है स्ट्रॉन्ग एसिड, और बन रहा है वीक एसिड, और बन रहा है वीक बेस। तो ये रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस है। मतलब ये सारे H ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के लिए एसिडिक H होते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कर जाता है एसिड बेस। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। चलिए और मैं बता दूं, ये वाला जो H होता है ना, ये भी इसके लिए काफी एसिडिक होता है। ये वाला H अगर RMgX की रिएक्शन इसके साथ करवाई जाए तो भी ये आपके एसिड बेस रिएक्शन करता है, जो कि स्पॉन्टेनियस होगी। आप समझते हैं ना कि ये अच्छा खासा एसिडिक है, और उसके अच्छे खासे एसिडिक होने के कारण आप जानते हैं यहां पर आपके सामने RH बन जाएगा। ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होता है, कारण H प्लस हटने के बाद इसका कॉन्जुगेट बेस बन जाता है एरोमेटिक। आगे बात समझ में पक्का। चलिए, तो ये आपके सामने अच्छा क्वेश्चन था। अगर अपन बात करें ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का एसिड बेस टाइप रिएक्शन आपसे पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन कहता है कि आपको यह बनाना है कहां से, ब्यूट 1इन एंड हैवी वाटर की मदद से। ठीक है, ये समझो मेरे को दिया गया है रिएक्टेंट। अच्छा क्वेश्चन है, देखो जेईई मेंस में आने से पहले ही हमने इस क्वेश्चन पर काफी पकड़ बना ली थी। ब्यूट 1इन हमारे सामने है ये, ठीक है, और यहां से मुझे जाना है यहां पर CH3 CH2 CH, यहां पर क्या लगा हुआ है D एंड CH3, और किसकी मदद से, ब्यूट 1इन एंड हैवी वाटर की मदद से। तो हम बना सकते हैं, देखो कैसे बनाऊंगा। क्लियर। सबसे पहले मैं यहां पर रिएक्शन करवा देता हूं इसकी HX के साथ। तो HX के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो हो जाएगा EAR, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो आप जानते हैं
मुझे शायद अब इसको इतना डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपका जुड़ जाएगा H+, यहां पर बनेगा कार्बोकेटाइन, फिर X आ जाएगा, RX बन गया। फिर मैं इसकी रिएक्शन करवा देता हूं किसके साथ, Mg के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। आप जानते हैं MgLi अपने ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बना लेते हैं, तो यहां पर आप लोगों के सामने जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा कुछ इस प्रकार से MgX, और साथ में रहेगा CH3। फिर मैं रिएक्शन करवा दूंगा इसका D2O के साथ, जो कि उसने बोला है कि आप हैवी वाटर का इस्तेमाल कर सकते हो, हिंट दे रहा है। तो आप जानते हैं यहां से ये आपका D+ चुरा लेगा एंड आपका प्रोडक्ट बना देगा। क्लियर? तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। तो आप तो ऑब्जेक्टिव में इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हो, जब क्वेश्चन सामने आएगा तो फिर तो दो ही कोड़ी का नजर आएगा, जब हम बना ही खुद से सोच कर रहे हैं। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर से कहता है 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। देखो क्या दिया हुआ, ये हमारे सामने दिया गया है, क्या है, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन से मुझे जाना कहां पर है। 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन से मुझे जाना है कहां पर, यहां पर आपका कौन लगा हुआ है, मिथाइल, यहीं पर आपका कौन लगा हुआ है, डी, तो ये हो गया 1 ड्यूटेरियो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। यहां से वहां जाना है। अगर आपने पीछे वाले क्वेश्चन में हल्का सा भी अपना दिमाग खर्च किया है दोस्त, तो ये क्वेश्चन अब आपसे बनेगा। क्लियर? आपको तरीका अब समझ में आ गया है कि कुछ इस तरीके से रिएक्शन करवानी पड़ेगी। रिएक्शन पहले HX के साथ करवाऊंगा, जो कि होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर मैंने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाया तो आप जानते हैं यहां पर जुड़ जाएगा X और यहां पर जुड़ जाएगा H का मतलब कोई नहीं है। फिर मुझे रिएक्शन करवानी पड़ेगी Mg के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और जैसे ही आप ये रिएक्शन करवाओगे देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट, एंड उसके बाद आप यहां पर D2O के साथ रिएक्शन करवा दीजिए दोस्तों, आपको आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट यहां से मिल जाएगा। देयर इज पार्शियल पॉजिटिव, देयर इज पार्शियल नेगेटिव, बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से जाएं तो आपके सामने यहां पर डी लगा हुआ मिलेगा। और अब इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मात्र कितने कोड़ी के नजर आएंगे, 2 कोड़ी के नजर आएंगे। कर दिया है कन्वर्जन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है साइनाइड आयन हैज 2 पोटेंशियल न्यूक्लियोफिलिक साइट्स, द कार्बन and the nitrogen. Explain which site is expected to be the stronger nucleophile. कहता है बताइए कौन सी वाली साइट एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगी। तो ये तो कार्बन की तरफ से भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और अगर इसमें मैं रेजोनेंस करवा दूं दोस्त तो ये नाइट्रोजन की तरफ से भी इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है। क्लियर? दोनों इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट्स अवेलेबल हैं, और आप जानते हैं इन ए पीरियड आपका बेसिक स्ट्रेंथ वाला ही फंडा चलता है। यहां पर आपका लेस EN है तो ये आपका क्या रहेगा, बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर। क्या रहेगा, बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर, मतलब ये आसानी से आपका इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। ये वाला जो है इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से शेयर नहीं करता है, तो ये आपका रहेगा पुअर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट, पुअर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट। क्लियर? अब जानते हैं लेस EN बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर, तो कार्बन की साइड से अटैक करता है। हालांकि एनसीईआरटी ने इसको थोड़ा अलग तरीके से भी समझा दिया है। अगर मान लीजिए ये हमारे सामने रिएक्शन है और मैं रिएक्शन करवा रहा हूं CN- के साथ, क्लियर? तो यहां पर 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं, ये करेगा अटैक, ये बॉन्ड तोड़कर निकलेगा अटैक। तो इस तरीके से कार्बन की साइड से अटैक किया है। क्लियर? तो कार्बन की साइड से जब अटैक करेगा तो कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। दूसरा, ये आपका किसकी साइड से अटैक कर सकता है, नाइट्रोजन की साइड से भी अटैक कर सकता है। तो नाइट्रोजन की साइड से अटैक करेगा तो बॉन्ड जो बनेगा वो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बनेगा। क्लियर? तो एनसीईआरटी ने इसको बॉन्ड स्ट्रेंथ से समझा दिया है, बॉन्ड स्ट्रेंथ से भी एनसीईआरटी ने समझा दिया है। एनसीईआरटी कहता है कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू कार्बन नाइट्रोजन, क्योंकि यहां पर कार्बन कार्बन बन रहा है, अटैक कार्बन की साइड से हुआ तो, और नाइट्रोजन की साइड से हुआ तो कार्बन नाइट्रोजन बन रहा है। तो टेक्निकली आपको यही समझाना चाहता है कि कार्बन इसमें बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? तो मैंने आपको समझा दिया। अच्छा क्वेश्चन है ये भी।
नेक्स्ट अगर अपन बात करें, ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन्स टू हैलोजन्स एट डिफरेंट पोजिशंस इन द मॉलिक्यूल, ठीक है। इन ईच केस डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन्स विल बी द मोर रिएक्टिव इन द SN1 रिएक्शन। कहता है दो हैलोजन मौजूद हैं, बताओ दोनों में से कौन सा हैलोजन ज्यादा रिएक्टिव है, एक ही मॉलिक्यूल में दोनों। तो पार्ट ए पर आता हूं दोस्त, किस पर आता हूं, पार्ट ए के ऊपर मैं आता हूं। देखिए ये जो आपका लिविंग ग्रुप हटेगा तो यहां कार्बोकेटाइन बनेगा और ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करेगा। जब यहां से लिविंग ग्रुप हटेगा तो यहां कार्बोकेटाइन बनेगा और ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करेगा। बताओ SN1 में कौन सा फास्ट होगा, जहां 3 डिग्री। तो इस वाले की जो है रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगी और इस वाले की रिएक्टिविटी कम रहेगी, यानी कि ये वाला हैलोजन आपका हटेगा फास्ट। आइए अगले क्वेश्चन में अगर अपन बात करना चाहें, भाई बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें अगर अपन बात करना चाहें तो देखो, जैसे ही लिविंग ग्रुप हटाओगे ये कार्बोकेटाइन बनेगा एंड द फॉर्म्ड कार्बोकेटाइन विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। कोर्स देखो पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर है कि नहीं है, बिल्कुल सही बात। इन दिस केस अगर अपन बात करना चाहें तो लिविंग ग्रुप आपका हटेगा और बना हुआ कार्बोकेटाइन रेजोनेंस नहीं करेगा। तो इन दोनों केटाइन में से विच केटाइन इज मोर स्टेबल, दिस केटाइन इज मोर स्टेबल, तो ये वाला हैलोजन हटेगा। हालांकि आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर थोड़ी देर बाद तो ये रीअरेंज करके यहां पहुंच जाएगा और यहां पहुंच जाएगा तो फिर तो दोनों में से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, फिर तो इसकी स्टेबिलिटी नहीं। ये समझो भाई, पहला केटाइन जो बनता है वो आरडीएस होता है। इसमें जैसे लिविंग ग्रुप हटा केटाइन बना, बनते ही रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। इसमें लिविंग ग्रुप हटा केटाइन बना, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है, रीअरेंज करने के बाद यहां पर आएगा पॉजिटिव, तब रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। आई बात समझ में? तो मुद्दा यह है कि जो पहला केटाइन बनता है ना वो आरडीएस होता है, उसकी स्टेबिलिटी देखनी है, रीअरेंजमेंट के बाद नहीं देखनी। आप समझिए, ये इस टाइप के क्वेश्चंस हो गए हैं। मान लीजिए अगर मैं बात करना चाहूं, एक कार्बोकेटाइन मेरे पास ये दिया हुआ है, ठीक है, और एक कार्बोकेटाइन मेरे पास ये दिया हुआ है। ये दो कार्बोकेटाइन दिए हुए हैं। कैन यू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ दीज टू केटाइन्स? डेफिनेटली पहले वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, बिकॉज द केटाइन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, बट दिस केटाइन इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। क्लियर? मैं थोड़ा इसमें मॉडिफिकेशन कर देता हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं। क्लियर? तो ये जो आपका कार्बोकेटाइन है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये कार्बोकेटाइन आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है। अब आप क्या बोलोगे कि सर ये तो रीअरेंज कर जाएगा, और सर रीअरेंज करके ये जो कार्बोकेटाइन है इसमें चला जाएगा। अब देखो ये भी तो रेजोनेंस कर रहा है, लेकिन दोस्त अगर इसने रीअरेंज कर लिया तो ये और ये सेम केटाइन है कि अलग अलग है? रीअरेंजमेंट के बाद केटाइन ही चेंज हो गया। मुझे इसकी कंपैरिजन करना था और तूने तो इसका कंपैरिजन करवा दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिविंग ग्रुप के निकलते ही जो केटाइन बना है ना उसका कंपैरिजन करना है, रीअरेंजमेंट के बाद नहीं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वाले में दोस्त, यहां से तो मैं हटा ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि हटा दिया तो ब्रिज हेड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो कि हो नहीं सकता, sp2 बन जाएगा कार्बन। यहां से आप बहुत आसानी से हटा सकते हो, तो ये वाला ब्रोमीन निकलेगा। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुए? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 50। ये भी शानदार क्वेश्चन है दोस्त, ध्यान से सुनना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कहता है एक्सप्लेन विच कंपाउंड हैज ए फास्टर रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। खुद ही बता दिया है किस में SN1 का रेट फास्ट होगा। आइए यहां पर लिविंग ग्रुप को हटाएंगे, कार्बोकेटाइन बनाएंगे। SN1 ऐसे कंपेयर करते हैं ना, लिविंग ग्रुप को हटाओ कार्बोकेटाइन, सो दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये 3 डिग्री आपका कार्बोकेटाइन बना है एंड ये आपका 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना है, तो ये ज्यादा फास्ट करेगा। मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, फास्ट SN1 रिएक्शन। अगले क्वेश्चन में देखना मेरे भाई, अगले क्वेश्चन में आप लिविंग ग्रुप को हटाएंगे, कार्बोकेटाइन बनाएंगे एंड द फॉर्म्ड कार्बोकेटाइन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नेक्स्ट टू द पाई बॉन्ड। इसमें लिविंग ग्रुप को हटाएंगे, कार्बोकेटाइन बनाएंगे। क्या बताइए, कार्बोकेटाइन आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है? ये वाला नहीं है। अब सुनो, क्या ये कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट करेगा? करेगा। क्या ये कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट करेगा? करेगा। आप जानते हैं बाजू वाले से आपका हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा, हाइड्राइड शिफ्टिंग, और बाद में आपका जो ये केटाइन है
वो ये वाला केटाइन बनकर आ जाएगा आफ्टर रीअरेंजमेंट। अगर यहां पर हो जाए 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट तो बाद में यही केटाइन बनकर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब क्वेश्चन को गौर से देखो, थोड़ी देर बाद यानी कि रीअरेंजमेंट के बाद ये केटाइन और ये केटाइन सेम हो गया। देखो यहां पर प्लस आया, फिर रेजोनेंस कर रीअरेंज करके यहां चला गया क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा था, स्टेबिलिटी बढ़ रही थी। अब ये केटाइन और ये केटाइन सेम है तो बोलोगे सर कैसे कंपेयर करूं? ये आफ्टर रीअरेंजमेंट बना है। पहला केटाइन कौन सा बना था? पहला केटाइन ये बना था और बना हुआ केटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं था, आफ्टर रीअरेंजमेंट वो हुआ है। और इसमें बना हुआ केटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो इसका SN1 में रेट फास्ट होगा। बताइए बेहतरीन क्वेश्चन है कि नहीं है? एक एक क्वेश्चन चुनिंदा है अपने क्वेश्चन बैंक का। अगले वाले में अगर अपन बात करें, लिविंग ग्रुप को हटा दो, कार्बोकेटाइन बना दो, द फॉर्म्ड कार्बोकेटाइन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। लिविंग ग्रुप को हटा दो, कार्बोकेटाइन बना दो, नो रेजोनेंस, तो ये SN1 फास्ट करेगा। नेक्स्ट वाले में लिविंग ग्रुप को हटा दो, कार्बोकेटाइन बना दो, इसमें भी लिविंग ग्रुप को हटा दो, कार्बोकेटाइन बना दो। बेंजीन के 3 पाई बॉन्ड, बेंजीन के 3 पाई बॉन्ड, लेकिन इसमें OCH3 का कैसा इफेक्ट? +R, तो ये केटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा तो ये आपका SN1 भी फास्ट करेगा। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए हैं? तो ये हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें हमने डिस्कशन किया। नेक्स्ट पार्ट के अंदर जल्दी ही हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 75 तक डिस्कस कर देंगे। आप अपने तरीके से तैयारी करते रहिए दोस्त। क्लियर? चलिए जल्दी ही आप लोगों से मुलाकात हो।